तो देखो, क्लास 12th के प्यारे बच्चों, सबसे पहले आप लोगों के पास में जो प्रॉब्लम होती है कि हम फिजिक्स के पेपर के क्वेश्चंस को स्टार्ट कैसे करें। देखो, हम लोगों का मतलब जो मेन ऑब्जेक्टिव है, आज हम लोग फिजिक्स के पहले पेपर से आप लोगों का रिवीजन कराना शुरू कर रहे हैं। और हमारी ये कोशिश होती है कि जब हम कभी भी कोई रिवीजन का पेपर बनाते हैं, मतलब जब भी कभी हम कोई रिवीजन का पेपर बनाएंगे, तो हमारा एक ही ऑब्जेक्टिव होता है कि किसी भी तरीके से आपको उन पेपर्स के पास तक लाया जाए कि जिस तरीके के पेपर्स आपसे एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, जैसे क्वेश्चन आपसे एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं उनको कैसे आंसर किया जाता है। अब देखो, हमारे पास में जो सबसे पहली चीज़ है, हमने सबसे पहला क्वेश्चन पेपर लिया आपके पास में। हमारा पहला क्वेश्चन हमसे कहता है, जो कि 1 मार्क के क्वेश्चन है, कि एग्ज़ाम में 1 मार्क का क्वेश्चन आएगा तो इसको कैसे आंसर किया जाएगा। इनको क्वेश्चंस को करने का एक बड़ा सिंपल सा तरीका समझो। आप अगर सेम वीडियो को अपने पास में प्ले कर दो और मेरी स्पीड के साथ कंपीट करने की कोशिश करो, मतलब आप इसे पॉज मत करो कभी भी, आप यहाँ से सीख कर जाओ। एक बार आप इसे इसे लगा कर छोड़ दो और इसे सुनते रहो आप, बस केवल एक बार आप इसे सिर्फ देखो क्या होता है। फिर उसके बाद में आप कॉपी लेकर बैठो और सेकंड रिवीजन में, मतलब द मोमेंट मैं क्वेश्चन को आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, आप उसे अपनी स्पीड से करते चले जाओ। आपका दिमाग इनको रिकॉल करना शुरू कर देगा। अगर आपने 3 रिवीजन कर लिए तो 3 के बाद आपने क्वेश्चन को अपने आप बोलना शुरू कर दोगे। क्वेश्चन आपके हमेशा के लिए प्रिपेयर हो जाएंगे। इंक्रीजिंग ऑर्डर में आपके पास में रिवीजन पेपर्स हमने बनाए हैं। अगला पेपर इसमें मतलब और ज़्यादा डिफिकल्ट होगा, धीरे धीरे करके इनका लेवल बढ़ता जाएगा। 5 पेपर्स आपको इतना काबिल बना देंगे कि अगर आप 5 पेपर कर गए तो आप बोर्ड में फेल नहीं हो सकते। सिर्फ 5 पेपर इतने काबिल बना देंगे आपको कि आप बोर्ड में फेल नहीं हो पाओगे। तो देखो, सबसे पहला क्वेश्चन हम लोगों ने लिया है, रिलेशनशिप बताओ इलेक्ट्रिक फ्लक्स और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में क्या होती है। तो सर, इलेक्ट्रिक फ्लक्स और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में रिलेशनशिप क्या होती है बताओ। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है। देखो, ये कितने बेवकूफ़ बच्चे हैं, अभी समझाया इनको उसके बाद भी ऐसी हरकतें करते हैं। ठीक है, तो देखो हमारे पास में जो फ्लक्स होता है वो होता है फाई। इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है हमारे पास में ई, और एरिया कितना होता है आपके पास में ए होता है। बस सिंपल सा रिलेशन होता है। अब क्वेश्चन नंबर 2 हमसे कहता है कि गॉस लॉ क्या होता है। भाई पूछा जा रहा है कि गॉस लॉ, व्हाट इज गॉस लॉ। गॉस लॉ क्या होता है। Gauss states that key for a Flux can be related with for a closed surface area. अब देखो, एग्जामिनर क्या चाहता है कि आप ना गॉस लॉ को स्टेट करो। तो गॉस लॉ को सीधा लिखा जाता है आपके पास में अ मैथमेटिकल स्टेटमेंट। गॉस लॉ क्या है आपके पास में, अ मैथमेटिकल स्टेटमेंट according to which number of electric field lines। भाई आपको एक नंबर चाहिए तो आपको एक नंबर का कंटेंट लिखना पड़ेगा कि नंबर अकॉर्डिंग टू विच नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स क्रॉसिंग ए क्लोज्ड सरफेस is 1 upon epsilon naught times the charge enclosed, the charge enclosed by the closed surface। ये हमारे पास गॉस थ्योरम होती है। गॉस थ्योरम हमसे कहती है कि क्लोज इंटीग्रेशन इलेक्ट्रिक फील्ड का जब कभी भी आप किसी एरिया के साथ करोगे तो वो आपका 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम से टोटल चार्ज जो भी उस सरफेस ने एनक्लोज करा है उसके बराबर होगा। बस ये स्टेटमेंट लिखोगे तब जाकर आपको एक नंबर मिलेगा। इन्हें कहानी लिख कर आओगे तो नंबर नहीं मिलते हैं आपको। तीसरा क्वेश्चन देखो, हमसे कहते हैं राइट द फॉर्मूला फॉर इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इन सीरीज। तो भाई आपको ये पता होना चाहिए कि कैपेसिटेंस अगर सीरीज में लगाएंगे तो क्या होता है, पैरेलल में लगाएंगे तो क्या होता है। ये उल्टा होता है जो रेजिस्टेंस के अंदर होता है। तो कैपेसिटेंस को अगर आप सीरीज में लगाते हो तो ये उल्टा, ये वो काम करेंगे जो पैरेलल में रेजिस्टेंस करता है। तो रेजिस्टेंस पैरेलल में क्या काम करता है, 1 अपॉन सी इज इक्वल टू कितना हो गया, 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 प्लस 1 अपॉन C3, ये जैसे भी आपके पास में जितने भी कैपेसिटर्स आपने लगाए हैं। ठीक है जी। अब क्वेश्चन नंबर हमसे 4 पूछते हैं कि भाई कंडक्टिविटी क्या होती है, इसको डिफाइन करो। उससे डेफिनेशन पूछी गई है कंडक्टिविटी की। देखो, कंडक्टिविटी और एक होती है आपके पास कंडक्टेंस, ये दोनों आपके पास में बिल्कुल एक जैसी चीज़ें हैं। देखो, कंडक्टिविटी का मतलब क्या होता है। देखो, कंडक्टिविटी बनाती है आपके पास में, ये रेसिप्रोकल होती है किसका, रेजिस्टिविटी का। और एक चीज़ होती है आपके पास में कंडक्टेंस। तो कंडक्टेंस क्या होता है, कंडक्टेंस रेसिप्रोकल होती है किसका आपके पास में, रेजिस्टेंस का। तो जिसका रेजिस्टेंस जितना ज़्यादा होगा वो उतना पुअर कंडक्टर है, और जिसका रेजिस्टेंस जितना कम होगा वो उतना गुड कंडक्टर है। तो किसका रेजिस्टेंस सबसे कम होता है,
गोल्ड का। तो गोल्ड क्या है, सबसे अच्छा कंडक्टर है, जिसकी रेजिस्टिविटी सबसे ज़्यादा है वो उतनी पुअर कंडक्टिविटी रखता है, और जिसकी रेजिस्टिविटी सबसे कम है वो उतना गुड कंडक्टर है, तो उतनी ज़्यादा कंडक्टिविटी रखता है। तो ये आपको ना कंडक्टिविटी के बारे में, कंडक्टेंस के बारे में सारी नॉलेज यहाँ सर आपको मिल जाती है। अब हमसे कहते हैं व्हाट इज रिटेंटिविटी इन मैग्नेटिज्म। देखो ये जो आपके पास में, इसको एक बार मेरे को बुक को देखना पड़ेगा कि इसकी एग्जैक्ट डेफिनेशन मुझे नहीं पता, तो मैं इसको भी स्किप कर रहा हूँ, ठीक है। मैग्नेटिज्म चैप्टर का है ये आपके पास। अब देखो, अब आपके पास में आते हैं हम आपके 2 मार्क्स के क्वेश्चन पे, कि अगर आपसे 1 मार्क का क्वेश्चन पूछा जाएगा तो इन टॉपिक्स को आप इतना लिख रहे होगे। रिटेंटिविटी एक बार आप ना बुक में देख लेना, मैं आपको एग्जैक्ट डेफिनेशन जो बुक की है ना, बुक से आपको अगली क्लास में समझा भी दूंगा, ठीक है। ये रिटेंटिविटी होती है। अब देखो 2 मार्क्स के क्वेश्चन पर आप आओगे तो हमने ये क्वेश्चन नंबर 6 लिया, जो कि 2 मार्क्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। ड्राइव द एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट लाइन चार्ज है। देखो बच्चों, ये आपके पास में गॉस थ्योरम की एप्लीकेशन है, जिसको आप कहते हो इनफाइनाइट आपके पास में लाइन चार्ज। तो देखो इनफाइनाइट लाइन चार्ज मतलब ये आपके पास एक लाइन चार्ज है। इस लाइन चार्ज को आपने एक चार्ज दिया, कैसा चार्ज दिया, पॉजिटिव चार्ज दिया। पूरी लाइन के ऊपर ये चार्ज आपका डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो लाइन की लेंथ होती है आपके पास में L, चार्ज होता है आपके पास में Q, इसको बोलते हैं आपके पास में लैम्डा, इसको बोलते हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी। ये चैप्टर कौन सा है, ठीक है, टॉपिक कौन सा है, ठीक है। और ये गॉस थ्योरम की क्या एप्लीकेशन है। आपने जब भी कभी किसी पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड को फाइंड आउट करना होता है, तो आप क्या करते हो, इस P पॉइंट को एनक्लोज कर देते हो कुछ इस तरीके से कि सरफेस के ऊपर लाई करता हो। अगर आपके पास में ये पॉइंट है तो पॉइंट को कवर करेगा सर्कल, और ऐसे अगर आप बहुत सारे सर्कल्स मिला दोगे तो जो फिगर आपको मिलेगी वो कैसी मिलेगी, आपको सिलेंड्रिकल मिलेगी। आपने इसके ऊपर एक सरफेस बनानी होती है। 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो आपने क्या करना है, इसके अंदर एक ds वेक्टर दिखाना है और E दिखाना है। और आपने सीधे क्या लिख देना है, एक तो आपने Q/L को लैम्डा लिख दिया, एक आपने लिखा कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड E डॉट में ds इज इक्वल्स टू कितना होगा, 1/ε0 टाइम्स जो भी आपके इसमें चार्ज एनक्लोज्ड है, और इसका क्लोज इंटीग्रेशन कर दिया, आपने लिख दिया बाय गॉस थ्योरम। कोई बहुत लंबी कहानी इसमें नहीं लिखनी है, बहुत सिंपल सा आंसर है आपके पास में। तो E डॉट डी एस 1/ε0 टाइम्स कितना आपके पास में चार्ज है। अब E डॉट डी एस का मतलब है इलेक्ट्रिक फील्ड E बाहर निकल कर आ गई, मैग्नीट्यूड बाहर निकल कर आ गया। क्लोज्ड इंटीग्रेशन में ds लिखा रहा, साथ में आपने cos 0 लिख दिया। क्यों, क्योंकि जिधर इलेक्ट्रिक फील्ड है उधर ही एरिया वेक्टर है, ऐसा आपने दिखाया है। इज इक्वल्स टू कितना हो गया आपका, 1/ε0 टाइम्स आपका चार्ज है। इलेक्ट्रिक फील्ड आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड लिखी रहती है फाई ds, मतलब क्लोज इंटीग्रेशन ds क्या होगा, 2πRL होगा। भाई आपके पास में एक सिलेंडर का CSA क्या होता है, 2πRH होता है, तो कितना बन गया, 2πRL हो गया, इज इक्वल्स टू 1/ε0 टाइम्स कितना बन गया, चार्ज बन गया। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी बन गई आपके पास में, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड बन गया आपका 1/2πε0 Q/L, देखो सुनो 1/2πε0 Q/L, और साथ में एक और चीज़ है वो है आपका 1/r। तो Q/L और साथ में कितना आपका 1/r, ये इलेक्ट्रिक फील्ड बन गई। यूनिट क्या होती है, न्यूटन पर कूलम होता है, और आपने मैग्नीट्यूड निकाला है। अब Q/L कितना होता है आपके पास में, लैम्डा, तो 1/2πε0 λ/r न्यूटन पर कूलम आपके पास में इलेक्ट्रिक फील्ड बन गई। हाँ है ना, बताओ, क्लियर है यहाँ तक का। अब आप इसको और अच्छा करना चाहते हो तो आप इसे 2 से मल्टीप्लाई कर दो, ये चीज़ बन गई आपकी 1/4πε0 2 λ/r। ये आपका फाइनल आंसर निकल कर आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड का, एक लाइन चार्ज की वजह से। मुश्किल है, ठीक है जी। अच्छा देखो अगली चीज़ हमने ली, क्वेश्चन नंबर आपके पास में 12। मैं आपसे फिर ये कहा था कि अगर क्वेश्चन नंबर 7, अगर आप लोग हमारे असाइनमेंट्स पर ही फोकस करते चले जाओ तो 5 पेपर आपको बोर्ड के अंदर पास करा देंगे। मैं पास ही कह रहा हूँ, मतलब ये नहीं कहता कि ऐसे जस्ट पास करा देंगे, आप पास को क्रॉस कर जाओगे, पास से बहुत आगे निकल जाओगे आप। तो लेकिन आपको ना फोकस करना पड़ेगा। अब देखो क्वेश्चन नंबर 7 देखो, हमसे कहते हैं यूजिंग ओम्स लॉ ड्राइव करो रिलेशन रेजिस्टेंस के बीच में और रेजिस्टिविटी के बीच में। अब ओम्स लॉ क्या कहता है आपसे कि V/I कितना होता है आपके पास, R होता है। ये तो कहता है ओम्स लॉ आपके पास में कि V का और I का रेशियो कितना होता है आपके पास, R होता है। अब रेजिस्टेंस R के बारे में बात कर रहे हैं। रेजिस्टेंस R क्या होगा आपका, कैसे निकालते थे, ओम्स लॉ का डेरिवेशन क्या था, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। I को पहले NE के शाबाश, आप पहले लिखते थे I इज इक्वल टू कितना होता है NEA, और ड्रिफ्ट वेलोसिटी कितना होती है, VD होती है।
अब ड्रिफ्ट वेलोसिटी वी डी क्या होती है? ड्रिफ्ट वेलोसिटी वी डी क्या होती है? ये होती है 0 प्लस ए इंटू टाउ। टाउ क्या था? रिलैक्सेशन टाइम था। अब आपको एक्सेलरेशन ए निकालना है। ए क्या होता था? इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू इलेक्ट्रॉन अपॉन मास। ई इंटू कैपिटल ई अपॉन में एम होता था। भाई यहाँ तक की बात तो समझ में आ रही है? हमारे पास में ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या बन गया? आपके पास में ड्रिफ्ट वेलोसिटी की जगह पे लगा दिया ई इंटू कैपिटल ई अपॉन में एम इंटू में टाउ। इसको उठाकर आपने पुट कर दिया। आप एक काम और कर सकते हो, इलेक्ट्रिक फील्ड की जगह पर पोटेंशियल डिफरेंस वी अपॉन में एल भी लिख सकते हो आप, ठीक है ना? इलेक्ट्रिक फील्ड की जगह पे वी अपॉन में एल भी लिख सकते हो। उठाकर आपने इसकी वैल्यूज को पुट किया तो आपके पास आई इज इक्वल्स टू कितना बन गया? ये एन ऐसी लिखा रहा, ई ऐसी लिखा रहा, एरिया ए ऐसी लिखा रहा। इसके मल्टीप्लाई में कितना होगा? ई आ गया, वी आ गया, टाउ आ गया, अपॉन में एम इंटू एल आ गया। ठीक है जी। अच्छा अब आप बताओ क्या होता है और क्या चीज़ हो सकती है आपको बताएं? बी अपॉन एल हो जाएगा अपना, नहीं वो तो बराबर है, बी अपॉन एल ही होता है। आई इज टू एन ए वी डी कितना हो गया? 0 प्लस ए इंटू टाउ। एक्सलेशन हो गया ई इंटू कैपिटल ए अपॉन में एम, ए हो गया आपका तो ड्रिफ्ट अभी वेलोसिटी। आई अपॉन वी कर देंगे। ठीक है, ये देखो क्या बन गया हमारे पास, समझो ध्यान से। यहाँ पर एन लिखा हुआ है, ई का स्क्वायर लिखा हुआ है, एम लिखा हुआ है, एल लिखा हुआ है, साथ में टाओ आ गया यहाँ पर आपका, और यहाँ पर वी हो गया। देखो एन ई स्क्वायर वी और साथ में एरिया भी आ गया। तो देखो फायदा क्या होगा? ये हो जाएगा एम एल अपॉन एन ई स्क्वायर टाओ, एक कांस्टेंट हो गए। इसके मल्टीप्लाई में एल आ गया और एरिया आ गया इज इक्वल्स टू वी अपॉन आई आ गया, क्योंकि वी अपॉन आई ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या होता है? आर होता है। v अपॉन आई की जगह पर r आ गया, इन सारे कांस्टेंट की जगह पर रेजिस्टिविटी रो आ गई, क्योंकि ये मटेरियल के कांस्टेंट है। m क्या है? मास है। किसका मास है? ये इलेक्ट्रॉन। शाबाश। l क्या है? वायर की लेंथ है, ठीक है। तो इसमें से l हटा दो, क्योंकि l आपने बाहर निकाल दिया है। तो m अपॉन एन ई स्क्वायर टाओ, ये क्या बन गया? रेजिस्टिविटी रो बन गई, साथ में l आ गया, अपॉन में एरिया आ गया। तो रेजिस्टेंस r इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए आ गया। 2 नंबर के क्वेश्चन में 2 मिनट से ज़्यादा मत लगाओ। इंपॉर्टेंट चीज़ क्या थी इस क्वेश्चन की? जहाँ से इसने बोला वहाँ से स्टार्ट करो। v अपॉन आई को आप r लिखो। अब आपने क्वेश्चन की स्टार्टिंग में ना तो आपको v पता हो ना आपको r पता, तो आपको क्वेश्चन में पता तो हमेशा i पता होता है। तो i की स्टार्टिंग करी यानी वी डी लिख दिया आपने। अब ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होती है? 0 प्लस ए इंटू टाउ होती है। एक्सेलरेशन आपको पता होना चाहिए, ई इंटू कैपिटल ई अपॉन में एम होता है। आपने वैल्यू डाल दी तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी आ गई। ड्रिफ्ट वेलोसिटी की वैल्यू को आपने उठा के आई में डाल दिया। अब जो चीज़ें वी और आई को आपने अलग कर दिया, क्योंकि वी अपॉन आई की जगह आपने आर लगाना है, तो वी अपॉन आई को आपने अलग कर दिया, उसकी जगह आर लिख दिया। बाकी कॉन्स्टेंट एक साथ इकट्ठे कर दिए, एल अलग एरिया अलग। क्वेश्चन को 3 बार अगर आपने वीडियो देख लिया और 3 बार अगर आपने इसको मुझसे पहले कर दिया, तो क्या आपको लगता है कि आप बोर्ड में फंसोगे इस क्वेश्चन में? 2 मिनट से ज़्यादा लगेंगे इस क्वेश्चन को करने में आपको। 2 मिनट में सेम क्वेश्चन का आंसर आप तुरंत निकाल के दे दोगे। देखो जी, क्वेश्चन नंबर 7 के बाद आप आ जाओ क्वेश्चन नंबर 8 पर। देखो बेटे, आपके पास आता है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में हमसे कहते हैं ड्राइव द एक्सप्रेशन फॉर एनर्जी स्टोर्ड इन ए कैपेसिटर। अब देखो बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, कैपेसिटर के अंदर एनर्जी स्टोर हो रही है, तो कैपेसिटर के अंदर सबसे पहले आपको बताओ एनर्जी किस फॉर्म में स्टोर होती है? चार्ज की फॉर्म। वो तो प्लेट्स के ऊपर आता है। V is equals to dW मैंने आपसे upon पूछा dt। कि कैपेसिटर के अंदर एनर्जी किस फॉर्म में स्टोर होती है? किस फॉर्म में? हाँ, पोटेंशियल। नहीं कह सकते हो, मैं क्या मान सकता हूँ, बिल्कुल मान सकता हूँ। देखो कैपेसिटर के अंदर हमेशा बन जाता है पॉजिटिव और नेगेटिव फील्ड के बीच में, नेगेटिव प्लेट्स के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड बनती है, तो एनर्जी हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड की फॉर्म में स्टोर होती है। तो ये क्वेश्चन आपको एक और चीज़ सिखा रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की फॉर्म में एनर्जी स्टोर होती है। ठीक है, अब देखो सुनो, आपको पता है कभी भी आपने बात की बहुत बढ़िया, पोटेंशियल की बात की, तो आपने 2 प्लेट्स को चार्ज दिया तो पोटेंशियल कितना हो जाएगा? V इज इक्वल टू डी डब्ल्यू अपॉन में कितना हो जाएगा? डी क्यू। तो यहाँ से आपके पास में डी डब्ल्यू कितना बन गया? V इंटू डी क्यू बन गया। अब आपको पता है सीधा सीधा रिलेशन है Q का CV के साथ। अब आपके लिए कितना मुश्किल क्वेश्चन है, आप V की जगह पर क्या लिख दोगे? Q अपॉन C, साथ में लिख दोगे डी क्यू। आपने इंटीग्रेशन यहाँ भी कर दिया, इंटीग्रेशन यहाँ भी कर दिया। इंटीग्रेशन डी डब्ल्यू का W देगा, 1 अपॉन C ऐसे लिखा रहा है। Q का इंटीग्रेशन क्या देगा? Q की पावर 1 + 1 अपॉन में 1 + 1, तो वर्क डन कितना निकलेगा? Q का स्क्वायर अपॉन में कितना निकलेगा? 2C। ये आपके पास सीधा वर्क डन निकल गया जूल्स में। मुश्किल है? चलो जी, अब आप 8 के बाद आप आ गए 9 पर। देखो बच्चों, आपसे कहते हैं ड्राइव द फॉर्मूला फॉर फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर इन ए मैग्नेटिक फील्ड।
तो आपने करंट कैरिंग कंडक्टर को कहाँ पे रखा है? मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा है। और निकालना है कि आपको फोर्स निकालना है। तो भाई कैसे निकालोगे आप? ये करंट कैरिंग कंडक्टर है जिसमें करंट फ्लो कर रहा है इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो की वजह से। तो जिधर करंट है, मैं करंट की डायरेक्शन लेके चलेंगे। और यहाँ पर कौन है आपके पास में? मैग्नेटिक फील्ड है। करंट के और इसके बीच में एंगल कितना है आपके पास में? थीटा है। हाँ जी, अब आप मुझे बताओ, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर करंट को कौन फ्लो कराता है? मैग्नेटिक फील्ड के अंदर करंट को कौन फ्लो कराता है? भाई वायर के अंदर करंट को कौन फ्लो करा रहा है? इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करा रहे हैं। इलेक्ट्रॉन्स की वजह से चल रहा है। तो इलेक्ट्रॉन्स की एक स्पीड होती है, वो क्या होती है? इलेक्ट्रॉन्स की स्पीड क्या होती है? ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती है। तो सबसे पहले आई जो होगा आपके पास में, सबसे पहले क्या करंट आई है, तो आई इक्वल टू कितना होगा आपके पास? एन इंटू ई अपॉन में कितना होगा? टी होगा, मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्लोइंग पर सेकेंड है। अब आपके पास में इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर एक फोर्स लग रहा होगा, वो कितना लग रहा होगा आपके पास में? क्यू वी बी साइन थीटा। ये तो फोर्स लगता है। वी क्या आपके पास? आपने खुद बताया, क्या बताया आपने? कि वी क्या? ड्रिफ्ट वेलोसिटी है। ठीक है, बी ऐसे लिखा रहा, साइन थीटा लिखा रहा। अब आप मुझे बताओ चार्ज क्यू कितना होता है? एन इंटू ई होता है। इंटू कितना आपके पास में? ड्रिफ्ट वेलोसिटी है, मैग्नेटिक फील्ड भी है, और साथ में कितना आपके पास में? साइन थीटा है। अब ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं? जो भी इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी है मल्टीप्लाइड बाय क्या करते थे? वॉल्यूम। भाई नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम और मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम। कितनी बार आपको सिखाया है? सारे इलेक्ट्रॉन अगर आपको निकालने हो, एन का मतलब क्या? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का मतलब होगा यूनिट वॉल्यूम में कितने इलेक्ट्रॉन्स। मल्टीप्लाई किससे कर दोगे आप? इसको वॉल्यूम से कर दोगे। सर ये पेपर आपका चेक होगा, भरोसा रखो। ये जो यहाँ सिखाया जा रहा है वो अलग है, ये अलग है। ठीक है जी। तो एन इंटू कितना होगा? वॉल्यूम इंटू कितना होगा? ई, और ये क्या है? ड्रिफ्ट वेलोसिटी वी डी, और साथ में कितना है? बी, और साथ में कितना आपके इसमें? साइन थीटा। अब वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है? वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है? बिल्कुल ठीक है। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला ए इंटू एल होता है। साथ में ई आएगा, ड्रिफ्ट वेलोसिटी वी डी आएगी, बी आएगा, और साइन थीटा आएगा। अब मुझे बताओ, ये एन ई ए वी डी आपने एक साथ इकट्ठे कर दिए, इसके साथ में कितना आ गया आपका? बी साइन थीटा। अब मुझे खुद बताओ एन ई ए वी डी क्या था? क्या था एन ई ए वी डी? आई था। तो फोर्स आई का फॉर्मूला कितना बन गया आपके पास में? और ये एल अलग है, एल को अलग बाहर निकाल दिया आपने। एन को, ई को, ए को और वी डी को एक साथ लिखा, एल को, बी को और साइन थीटा को आपने अलग लिखा। तो फोर्स का फॉर्मूला आई एल बी साइन थीटा बन गया। क्या कोई बच्चा इसको अगर 3 बार कर ले कभी भूल सकता है? और ये आगे उसके न्यूमेरिकल में भी हेल्प करेगा, मतलब ये चीज़ उसके न्यूमेरिकल में भी उसकी हेल्प करेगी। सर ए होगा ना? आई ए बी। बेटे एन ई ए वी डी अच्छा ये करंट होता है। अच्छा। हाँ। ए कहाँ से आएगा इसमें? हाँ। अब देखो 9th के बाद बेटे कुछ बहुत ज़रूरी बात है आपकी। 10th है, ड्राइव द रिलेशन फॉर मोशनल ईएमएफ। हाँ जी, मोशनल ईएमएफ का रिलेशन निकालना है। कैसे सिखाया था भाई? मोशनल ईएमएफ कहाँ पर था? किस चैप्टर में मोशनल ईएमएफ आता है? शाबाश, EMI/AC के अंदर आता है। तो इसके अंदर क्या होता था? आपने सीखा था कि आपने एक मैग्नेटिक फील्ड ले ली, बिल्कुल ठीक करा आपने उसके अंदर एक रेक्टेंगुलर लूप ले लिया। इस रेक्टेंगुलर लूप के अंदर कोई एक आपके पास में चीज़ है जो वेरी कर सकती है टूवर्ड्स राइट या टूवर्ड्स लेफ्ट। तो अगर ये टूवर्ड्स राइट जाएगी तो आपके पास में क्या होगा? एरिया इंक्रीज होगा। अगर ये टूवर्ड्स लेफ्ट आएगी तो एरिया क्या होगा? डिक्रीज होगा। तो एरिया किस चीज़ के ऊपर डिपेंड कर रहा है? सपोज करो ये आपके पास में इसकी लेंथ है, ये डिस्टेंस कितना आपके पास में x है, और ये चीज़ क्या आपके पास में dx है। तो आप मुझे बताओ चेंज इन एरिया कितना होगा? भाई मैंने आपसे क्या कहा कि ये आपके पास में जो रॉड है, अगर आप इसको राइट में लेके जाओगे तो एरिया बढ़ेगा, हाँ या ना? हाँ हाँ हाँ। रेक्टेंगल का एरिया बड़ा होगा, रेक्टेंगल बड़ा हो जाएगा, तो एरिया बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा? और अगर आप इसको लेफ्ट में लेकर आओगे तो इसका एरिया क्या होगा? कम होगा। कम हो जाएगा। आप राइट में लेके जाओगे तो एरिया बढ़ जाएगा, आप लेफ्ट में लेके जाओगे तो एरिया क्या होगा? कम हो जाएगा। तो इसके अंदर जो एरिया चेंज हो रहा है वो किसकी वजह से हो रहा है? एल की वजह से या एक्स की वजह से? तो एक्स की चेंज को क्या कर दिया आपने? dx लिख दिया। तो मैं आपसे पूछा हूँ चेंज इन एरिया क्या होगा? चेंज इन एरिया कितना होगा? सोच के देखो, क्या चीज़ एरिया को चेंज कर रही है? dx। शाबाश। और तो मैं आपसे पूछा सिर्फ चेंज इन एरिया बता दो, एरिया में कितना चेंज हो रहा है? मैंने आपसे पूछा एरिया में कितना चेंज हो रहा है?
एरिया में चेंज पूछा, अरे यार दो रेक्टेंगल, रेक्टेंगल डी एक्स अपॉन डी नहीं हो सकता। एरिया में चेंज पूछ रहा हूँ तुम्हारे को, यहाँ पर सामने पूरी फिगर तुम्हारे सामने बनी हुई है, अपॉन डी टी, गलत, वो भी गलत है भाई। एक सीधी सी बात पूछो, अपॉन डी टी। अरे मेरे दोस्त मैं सिर्फ एरिया इस फिगर को देख के कह रहा हूँ, तुम्हारे को इस फिगर के अंदर रेक्टेंगल बनते हुए दिखाई दे रहे हैं, बड़े और छोटे। हाँ, तो मैं आपसे कह रहा हूँ कि अगर इस फिगर के अंदर दो रेक्टेंगल है, एल इंटू डी एक्स, हमारे पास में एल इंटू एक्स क्या है, पहला रेक्टेंगल है। अगले रेक्टेंगल के अंदर एरिया थोड़ा सा बड़ा हो गया, उसकी लेंथ हो गई है एल प्लस एक्स प्लस डी एक्स। जो भी एरिया बड़ा वो ये एरिया तो बड़ा, और अगर ये लेफ्ट में होता तो इतने एरिया, ये जो स्ट्रिप है इसका एरिया कम हो जाता। तो किसी भी स्ट्रिप का एरिया क्या होता है, जितनी उस स्ट्रिप की लेंथ है और जितनी उसकी ब्रेड्थ है। तो चेंज इन एरिया कितना हो जाएगा, एल इंटू डी एक्स हो जाएगा। क्या मुश्किल है। अब इंड्यूस डी एम एफ क्या होता है, माइनस Flux डी upon फाइव dt। माइनस का डेल्टा फाई अपॉन में कितना होगा, डेल्टा टी होगा। तो ये कितना बन गया, माइनस का। फ्लक्स क्या वैल्यू क्या होती है, फ्लक्स क्या होता है, बी टू ए। बिल्कुल ठीक बोला आपने। तो ये कितना आपके इसमें बी तो चेंज ही नहीं हो रहा ना, मैग्नेटिक फील्ड सेम है। और वो कितना बन गया आपके इसमें, डेल्टा ए अपॉन में कितना बन गया, डेल्टा टी बन गया। तो देखो डेल्टा ए अपॉन में डेल्टा टी, माइनस का बी एस सी लिखा रहा है, डेल्टा ए की जगह पे क्या लिख दोगे, एल टी एक्स। एल डी एक्स अपॉन डेल्टा टी को आपने क्या लिख दिया, डी टी लिख दिया। अब डी एक्स अपॉन डी टी क्या होता है, स्पीड, वेलोसिटी। क्या होता है, वेलोसिटी। वेलोसिटी होता है। तो एल डी एक्स अपॉन डी टी क्या बन गया आपके इसमें, वेलोसिटी हो गई। बी एल वी। ठीक है, अब यहाँ तक तो फिर समझ में आ गया। इंड्यूस डी एम एफ का फॉर्मूला कितना होता है, माइनस का बी एल वी होता है। अगर ये किसी एंगल पर इंक्लाइंड होता है, क्योंकि इस केस में, इस पर्टिकुलर केस में मैं जो एंगल लेके चल रहा हूँ वो कितना लेके चल रहा हूँ, 90 डिग्री लेके चल रहा हूँ। अगर कोई और केस होता तो थीटा भी होता। तब उस केस में क्या होता है हमारे पास में, तब मुझे बताओ बी और ए के बीच में कैसा होता है, डॉट होता है, क्रॉस होता है। क्रॉस। अब इलेक्ट्रिक, अब ये क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, इलेक्ट्रिक फील्ड। ये ईएमएफ है। और ईएमएफ इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, पोटेंशियल होता है। इस ई की यूनिट क्या होती है, इंड्यूस्ड ईएमएफ की यूनिट क्या होती है, ईएमएफ की यूनिट क्या होती है, ईएमएफ किसका होता है, मतलब जो करंट से प्रोड्यूस, शाबाश, नहीं करंट से प्रोड्यूस नहीं, ईएमएफ किसी चीज़ का होता है, किस, मैग्नेटिक फील्ड लाइन से बना। नहीं नहीं मतलब जब वो अपोज होता है, ईएमएफ नहीं, वो अलग चीज़ है। जो इंड्यूस्ड मटेरियल होता है उसका ही तो होता है। अच्छा, हाँ हाँ, सर इंड्यूस्ड मटेरियल का होता वोल्ट का होता है ना, वोल्ट्स। है। इंड्यूस्ड मटेरियल का होता है। मैंने आपसे पूछा ईएमएफ क्या होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंड्यूस्ड। है जी, नाम नहीं। ईएमएफ का जवाब दे दो, चले जाना। नहीं दे पाओगे तो 5 तक बैठना है। देखो इसने जवाब बिल्कुल ठीक दिया। सर, हम- ईएमएफ होता है बैटरी का, और यूनिट उसकी वोल्ट होती है। सर बोला तो, कब बोला, वोल्ट्स बोला था। ठीक है। तो ई इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या होता है आपके पास में, स्केलर क्वांटिटी है। जाओ जाओ, तो इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या ऐसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, स्केलर क्वांटिटी में अगर आप इन चीज़ों को डॉट कराओगे, क्रॉस कराओगे, ठीक है ना, क्लियर हो गया। तो बी की वैल्यू होती है, ए की वैल्यू होती है, और साथ में कितना होता है, कॉस थीटा होता है। कभी भी इंड्यूस्ड ईएमएफ पूछा जाएगा तो क्या होगा, बी की वैल्यू होगी, एरिया की वैल्यू होगी, उसके साथ में कितना होगा, कॉस थीटा होगा। आराम से निकलना, कुछ चिंता नहीं है, मतलब फिर आधा घंटे और बढ़ाऊंगा। उठा दिया। अरे चलो जी, क्वेश्चन नंबर 10 क्लियर हो गया। चलो जी, अब आपके पास में 2 मार्क्स के सारे क्वेश्चन आप लोगों ने कवर कर लिए। अब आप आगे 3 मार्क्स के क्वेश्चन पर। सेक्शन है आपके पास में सेक्शन सी। देखो हम आ गए क्वेश्चन नंबर 11 पर। सुनो बच्चे, हमसे कहते हैं ड्राइव द एक्सप्रेशन फॉर पोटेंशियल ड्यू टू ए यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल शेल। आपने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है एक स्फेरिकल शेल की वजह से। बताओ कैसे निकालोगे। नहीं किया। देखो आपने क्या करा, ये आपके पास में कोई शेल है, इस शेल के ऊपर आपने चार्ज कितना दे दिया, बहुत सारा पॉजिटिव चार्ज दे दिया, कोई बात नहीं, ठीक है। ये सारा का सारा चार्ज सपोज टू बी कॉन्सेंट्रेटेड कहाँ पर होगा, आपके पास में सेंटर पर होगा। ये सेंटर पर कितना होगा आपके पास में, ओ है। ये सेंटर पर आपने चार्ज को क्या मान लिया, क्यों मान लिया, बताता हूँ क्यों माना आपने। क्योंकि इससे इलेक्ट्रिक फील्ड इधर निकल रही होगी, इससे इलेक्ट्रिक फील्ड इधर निकल रही होगी, इससे इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, इससे इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, सब जगह से इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकल रही होगी, बाहर निकल रही होगी। एक डाउट है। दो पूछो आप। एट सरफेस वाला ही निकालेंगे हम। अभी तो मैं आपसे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने की तो बात ही नहीं कर रहा, पोटेंशियल की बात कर रहा हूँ। अब आपने क्या करा है, समझ लो ध्यान से।
आपने इससे एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव करा होगा तो उसके ऊपर एक चार्ज आ गया, फिर आपने एक और इलेक्ट्रॉन निकाला तो इसके ऊपर एक और चार्ज आ गया, फिर एक और इलेक्ट्रॉन निकाला तो इस पर चार्ज आ गया। ये चार्ज हमेशा बढ़ता चला गया, तो आपका वर्क भी हमेशा बढ़ता चला गया, क्योंकि आपने हर बार जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन आप निकालोगे पहले से ज़्यादा वर्क करना पड़ेगा। रीज़न बताओ? क्योंकि हर बार इसके ऊपर एक जो पुराना पॉजिटिव चार्ज है वो उसको अपोज करेगा, इलेक्ट्रॉन को बाहर जाने से रोकेगा। तो हमारे पास में जो पोटेंशियल V होगा वो कितना होगा, dW अपॉन में कितना होगा आपके पास में dQ होगा। तो पोटेंशियल कितना है हमारे पास में, dW अपॉन में कितना आपके पास में dQ है। अब ये dW क्या आपके पास में, ये आपको वर्क करना पड़ा, ये वर्क करना पड़ा आपके पास में इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट आपको वर्क करना पड़ा। भाई वर्क करना पड़ा आपको इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट करना पड़ा। अब मुझे बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन में कितना होता है आपके पास r², ये आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड होती है। तो देखो अब आपके पास में जो पोटेंशियल होता है, पोटेंशियल क्या होता है आपके पास में E, इलेक्ट्रिक फील्ड E को मल्टीप्लाई कर देते हो किससे, R से। भाई क्या होता है हमारे पास V E इंटू कितना होता है आपके पास में R होता है। तो हमारे पास में dV इज इक्वल टू कितना बन गया, E इंटू डी आर बन गया। ये पोटेंशियल कितना होता है, E इंटू आर होता है। तो dV कितना बन गया, E इंटू डी आर बन गया। अब आपके पास में यहाँ पर dV है, यहाँ पर कितना 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है, यहाँ पर E इंटू R से मल्टीप्लाई कर दो। देखो V जो होता है E इंटू आर होता है, हाँ तो ये dV स्क्वायर कितने हो गया, E इंटू डी आर हो गया। और ये क्या होता है, अगर ये वेक्टर क्वांटिटी की स्केलर क्वांटिटी है तो क्या होगा, E को डी आर से क्या कराया जाएगा, डॉट प्रोडक्ट कराया जाएगा। E होगा और डी आर होगा, है ना, और इनको क्या कराएगा, डॉट प्रोडक्ट कराया जाएगा। तो क्या हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन r² डी आर, इंटीग्रेट इधर भी कर दो, इंटीग्रेट इधर भी कर दो। इंटीग्रेशन dV का कितना होगा, V होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आपके पास में ऐसे लिखा रहा, Q ऐसे लिखा रहा। r की पावर -2 का इंटीग्रेशन क्या होता है, to the minus r to the power -1. ठीक है। फिर भी एक बार ना मैं इसका डेरिवेशन देख के आपको और कंफर्म कर दूंगा। ये हो गया माइनस का 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन में R, क्योंकि आप लोगों ने अभी तक इलेक्ट्रिक फील्ड सीखा था। अब एग्जामिनर ने आपसे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पूछ लिया तो क्वेश्चन नया बन गया आपके लिए। तो लेकिन आपके नोन वैल्यू से आप इसे करके दिखाते हो तो पोटेंशियल कितना बन गया, माइनस का 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R बन गया। आपने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या सीखा था, आपने सीखा था पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सीखा है, इन्फिनिटी से मूव करा के लेकर आए हो। तो आपने सीखा कहाँ से, पॉइंट चार्ज की वजह से सीखा है। लेकिन ये क्या क्वेश्चन क्या आ गया आपके पास में, शेल के ऊपर आपने पोटेंशियल दिया है, तो आपने कुछ कॉन्सेप्ट बना के क्वेश्चन तो नहीं छोड़ा। अगर इस क्वेश्चन के अंदर टीचर आपको 3 में से कितने नंबर देगा, अगर क्वेश्चन पूरा गलत भी कर दिया आपने तब भी आपको 3 में से 1.5 या 2 नंबर तो देगा। आपने कॉन्सेप्ट तो ठीक लगाए, ठीक है, बेशक आपका आंसर है तो, लेकिन मेरे हिसाब से सही है, लेकिन फिर भी मैं एक बार आपको कंफर्म कर दूंगा। चलो जी, एक शीट और दे दो आप मेरे को। देखें साहब, आप अगली चीज़ पर आ गए। अब देखो क्वेश्चन नंबर हमारे पास में 12 है, 3 मार्क्स का हमारे पास में डेरिवेशन है सारे। ड्राइव द कंडीशन फॉर रेजोनेंस इन LCR सर्किट। अब LCR सर्किट को क्या बोलते हैं आप, ये कैसा होता है LCR सर्किट? Sir, सबसे पहले क्या होता है आपके पास, इंडक्टर होता है, हाँ, फिर क्या होता है, कैपेसिटर, फिर रेजिस्टेंस होता है, चलेगा। और फिर क्या होता है, कैपेसिटर होता है। इसी हालांकि LRC सर्किट होना चाहिए, लेकिन आप इसको LCR बोलते हो। जनरली क्या है कि जो कॉइल है, ये कॉइल अपने आप में एक इंडक्टर का काम भी करती है और ये कॉइल अपने आप में एक रेजिस्टेंस का काम भी करती है। भाई ये जो वायर है, इस वायर का कोई रेजिस्टेंस भी तो होगा, और ये वायर आपके पास में क्योंकि एक कॉइल की शेप में है तो क्या होगा, ये एक इंडक्टर भी हो गया। तो ये जो L और C है, जनरली L और C है, तो हर L के पास एक रेजिस्टेंस भी है, तो ये LRC सर्किट का काम कर रहा है। तो ये LCR सर्किट है। इस LCR सर्किट के साथ आप क्या लगाते हो, बैक, बिल्कुल ठीक है। अब आपसे बात चल रही है आपके पास में रेजोनेंस की। तो देखो आपको पता है कि रेजोनेंस में ये देखो, पहले तो आपके इसमें Z क्या होता है, Z होता है R का स्क्वायर, Z क्या होता है, इम्पीडेंस। इम्पीडेंस क्या होती है, पूरे सर्किट का नेट रेजिस्टेंस। तो इसमें ये कैपेसिटर है, ये रेजिस्टेंस है और ये इंडक्टर है। तो आपके पास Z क्या होता है, R² प्लस में कितना होता है, XL माइनस XC का होल स्क्वायर। अब बात आती है किसकी, रेजोनेंस की बात आती है। तो व्हाट इज रेजोनेंस, रेजोनेंस क्या होता है? सर मतलब वो जहाँ पर एट रेजोनेंस आपका जो Z होता है वो Z क्या होता है, मिनिमम होता है, और ये जो Z है किसके इक्वल हो जाता है, R के इक्वल हो जाता है। तो Z आपका R के इक्वल होगा, सुनो ना, अगर Z आपका R के इक्वल होगा तो इसका मतलब ये जो XL माइनस XC है वो कितना बन गया, 0 बन गया। मतलब आपका जो XL है वो किसके इक्वल बन गया, XC के इक्वल बन गया। XL क्या होता है, ओमेगा है, यार तुम बहुत ब्रिलियंट हो। और XC क्या होता है, 1/ओमेगा c 1/ओमेगा c। तो ओमेगा स्क्वायर कितना बन गया, है 1/LC। ओमेगा कितना बन गया, 1/रूट
ओमेगा का फॉर्मूला क्या होता है? 1/2 2 पाई एफ not 2 1 अपॉन रूट एल सी। फ्रिक्वेंसी कितनी निकल कर आ गई? 1 क्या मुश्किल है? यूनिट क्या होती है फ्रिक्वेंसी की? हर्ट्ज। ठीक है जी। इम्पिडेंस की यूनिट क्या होती है? ohms बिल्कुल ठीक है। इम्पिडेंस इज द नेट रेजिस्टेंस और रेजिस्टेंस की यूनिट क्या होती है? ओम्स होती है। तो ये जो क्वेश्चंस मैं आपको दे रहा हूँ ना, ये आपके पूरे सिलेबस के सारे टॉपिक्स आपको एक साथ इकट्ठे करने में आपकी हेल्प कर रहे हैं कि सब एक जैसे क्वेश्चंस आपको पता है कि एग्जाम में जाते हैं, पेपर में भी ऐसे क्वेश्चन ढूंढोगे आप, जल्दी जल्दी ढूंढ के जल्दी से आप इनके आंसर कर दोगे, क्योंकि आपने इनको 3 से 4 बार लिख के कराए, तो आप इन क्वेश्चंस को कभी भूलोगे नहीं। और वही आंसर कर पाएगा इन क्वेश्चंस के जिनने 3 से 4 बार कभी इन क्वेश्चंस को पहले किया होगा। और जिन्होंने पहले नहीं करा और अभी भी नहीं कर रहे, तो फिर पता ही है आपको 12th कितना बुरा बुरा हो सकता है। 13 क्वेश्चन 12th के बाद 13 पाया गया। देखो हमसे कहते हैं ड्राइव द एक्सप्रेशन फ्रॉम मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ ए सोलेनॉइड। अब बात आ रही है किस चीज़ की? सोलेनॉइड की। और सोलेनॉइड की एक्सिस के ऊपर आपसे क्या पूछी जा रही है? मैग्नेटिक फील्ड पूछी जा रही है। सोलेनॉइड को कनेक्ट करते थे आप एक बैटरी के साथ में या किसी सेल के साथ में, करंट फ्लो करता था एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्लो कराते थे। ये क्या बन जाता था? नॉर्थ पोल। ये बन जाता था साउथ पोल। मैग्नेटिक फील्ड कहाँ से स्टार्ट होती हैं? सर आपने उल्टा लिखा है, साउथ पोल उधर और नॉर्थ पोल तो उधर। एंटी क्लॉकवाइज है। अच्छा नॉर्थ इधर है, साउथ इधर है। हाँ, अच्छा ठीक है, तुम इस साइड से देख रहे हैं हम लोग, हाँ। टेंशन मत लो। ये नॉर्थ ले लीजिए, ये साउथ है आपका, जैसा आप ही समझे। सही कह रहे हो, ये क्लॉकवाइज बन रहा है और ये एंटी क्लॉकवाइज बन रहा है। मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ से निकल रही है, कहाँ पर जा रही है? साउथ में जा रही है। नॉर्थ से निकल रही है, कहाँ पर जा रही है? साउथ में जा रही है। अब आपने क्या करा, इसके अंदर एक क्लोज्ड लूप कंसिडर कर लिया। इस क्लोज्ड लूप का नाम क्या है? PQRS। PQRS। मैं एक बार इसको फिगर को दोबारा ड्रा कर देता हूँ। देखो आपने क्या करा, आपने एक इस तरीके से एक मैग्नेट बनाया, इलेक्ट्रोमैग्नेट टाइप का। अब देखिए सोलेनॉइड जिसको आप कहते हो, अब इसके साथ आपने एक सेल कनेक्ट कर दिया। करंट ऐसे करके फ्लो कर रहा है। ये नॉर्थ पोल है, ये आपका साउथ पोल है। इधर से आपको क्लॉकवाइज दिख रहा है, जिधर क्लॉकवाइज दिखाई देता है उधर साउथ पोल बनता है, और जिधर एंटी क्लॉकवाइज दिखाई देता है उधर आपका नॉर्थ पोल बनता है। तो देखो मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ से निकल रही है। आपने एग्जामिनर को बनाकर दिखा दिया कि एग्जामिनर को भी क्लियर हो गया कि आपने इधर करंट एंटी क्लॉकवाइज माना है और इधर करंट आपने क्लॉकवाइज माना है, तो गलती होने के चांसेस भी नहीं है। मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स कैसी बनाती हैं? क्लोज्ड लूप बनाती हैं। फिर यहाँ पे नॉर्थ से स्टार्ट होगा, नॉर्थ से स्टार्ट होकर कहाँ पर जाएगा? साउथ में जाएगा। मैग्नेटिक फील्ड बनाती है क्लोज लूप। अब आप क्या करते हो इस क्वेश्चन के अंदर, आप हमेशा एक क्लोज लूप कुछ इस तरीके से लेते हो, PQR, और ये कितना होगा आपके पास? S होगा। ठीक है, तो आपने क्या करा, कंसीडरिंग एक क्लोज्ड लूप, ये क्या आपके पास में PQRS एज शोन। आपने PQRS से क्लोज लूप ले लिया जैसे कि आपको फिगर में दिखाया गया है। कौन सा लॉ लगता है इसके अंदर? कौन सा था? अब इसके बाद इसके अंदर हम इसको यूज़ करेंगे। एम्पियर सर्किटल। शाबाश। देखो मैं आपसे कह रहा हूँ, जिस बच्चे ने उस समय पर जब हम 3 बार क्वेश्चंस करा रहे थे और 5 बार हमने टेस्ट लिए थे, उस समय पर जिस बच्चे ने ईमानदारी से करा था वो आज क्लास में पक्का बोलेगा। तो देखो क्या होगा हमारे पास में, उस समय पर आप मेरी बात नहीं समझते, उस समय आप लोग बुरा मान रहे होगे मेरी बात का, लेकिन ये आज आपके काम आएंगी सारी चीज़ें। तो देखो एम्पियर सर्किटल लॉ, हाँ जी, एम्पियर सर्किटल लॉ हमसे क्या कहते हैं? क्लोज्ड इंटीग्रेशन में EDL इज इक्वल्स टू क्या है वो? म्यू नॉट आई। ठीक है रुको, ये होता है B.dl इज इक्वल्स टू कितना होता है? बिल्कुल ठीक बोल रहे हो हर्ष, म्यू नॉट टाइम्स करंट एनक्लोज्ड इन द लूप। हाँ वही कह रहे हो, बिल्कुल ठीक कह रहे हो, करंट एनक्लोज्ड इन लूप। अब ये क्वेश्चन आपके इसमें 3 मार्क का क्वेश्चन है, मतलब टीचर चाहता है कि खूब सजा सजा कर लिखा जाए। तो देखो सबसे पहले आप P से लेकर कहाँ पर गए, तो आपने कहा क्लोज इंटीग्रेशन, मेरे पास में B.dl पहले क्या होगा? P से लेकर Q तक होगा। तो P से लेकर Q तक होगा तो क्या होगा आपके पास में? क्लोज इंटीग्रेशन P से लेकर Q तक, मैग्नेटिक फील्ड B की वैल्यू होगी, एक आपके पास में DL की वैल्यू होगी, और एक आपके पास अगर आप देखोगे तो जब आप P से लेकर Q तक जा रहे थे, मैग्नेटिक फील्ड अंदर एंटर कर रही है और आप P से लेकर Q तक जा रहे हो, दोनों के बीच में एंगल कितना है? 90 डिग्री का है। इसकी वैल्यू कितना होती है? 0 होती है। पहला पार्ट खत्म हो गया। फिर आप गए हो Q से लेकर कहाँ तक? R तक। आपने कहा क्लोज्ड इंटीग्रेशन, आपने लिखा B.dl।
अब आप Q से कहाँ पर गए हो, R पर गए हो, तो Q से लेकर R तक यहाँ पर लिखा आपने क्लोज इंटीग्रेशन, P लिखा और Q लिखा। आपने क्या लिखा, B की वैल्यू लिखी, आपने DL की वैल्यू लिखी, और इस बार कॉस कितना होगा आपका 0 डिग्री। कॉस 0 कितना होता है, 1 होता है। तो ये चीज़ क्या बन गई आपके पास में, मैग्नेटिक फील्ड B बन गई। और P से लेकर Q तक अगर आप पूरे DL को इंटीग्रेट करोगे तो सोलेनॉइड की लेंथ बन गई। तो सोलेनॉइड की क्या बन जाती है, लेंथ बन जाती है। अब आपने कहा क्लोज्ड इंटीग्रेशन, हमने क्या लिया B डॉट DL, अगली वैल्यू कहाँ से स्टार्ट होगी, R से लेकर S तक होगी, हाँ ना बताओ। तो ये कितना होगा आपके पास में, क्लोज इंटीग्रेशन R से लेकर कहाँ तक है, S तक। आपने क्या लिखा, मैग्नेटिक फील्ड B लिखी, आपने क्या लिखा, DL लिखा, और बीच का एंगल कितना है, कॉस कितना है, 90। बिल्कुल ठीक है। क्योंकि आप क्या हो, आपके पास में ऐसे जा रहे हो, मैग्नेटिक फील्ड बाहर निकल रही है, तो आपने एंगल कितना लिख दिया, कॉस 90 डिग्री। आंसर कितना हो गया आपका, 0 बन गया। अब आप क्या जा रहे हो, S से लेकर P तक जा रहे हो, ये कितना होगा, B डॉट DL। इसमें आगे कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, सीधा आंसर 0 लिखोगे आप। रीजन, टॉप सरफेस पे वो मैग्नेटिक। शाबाश। तो आपके पास में B नियर आर्ट एक्सिस, द, नहीं नियर द एक्सिस में नहीं, एक्सिस के बाद, आउटसाइड पार्ट। हाँ बिल्कुल ठीक है। तो नियर द लेंथ आउटसाइड द सोलोनॉइड, इज कितनी होती है आपके पास में, 0 होती है। देखो सारे कॉन्सेप्ट रिकॉल कराने वाला टॉपिक हम लोगों ने पेपर बनाया है कि इसको करते ही आपके सारे कॉन्सेप्ट आपको याद आने लगे होंगे। जिसने जो जो जब जब जहाँ जहाँ पढ़ा है उसका दिमाग आंसर कर रहा है। तो B डॉट DL कितना हो गया आपके पास में, 0 बन गया। मुश्किल है, डिपेंड हुआ जा सकता है आराम से इस तैयारी के ऊपर। पूछ रहा हूँ मतलब हाँ, नहीं न्यूमेरिकल्स भी तो भाई ये तो अभी अभी कोई एक अच्छा, पेपर आउट ऑफ 20 पेपर दिस इज द फर्स्ट पेपर, हाँ हाँ हाँ, है ना। आउट ऑफ 20 पेपर दिस इज द फर्स्ट पेपर, अच्छा है ना। हाँ। ठीक है, तो देखो हमारे पास में इन सब की वैल्यूज़ को उठाकर हमने पुट कर दिया। तो B डॉट DL, सुनो ध्यान से, ये बन गया आपके इसमें क्लोज इंटीग्रेशन B डॉट DL इज इक्वल्स टू कितना आपके पास में, म्यू नॉट टाइम्स करंट एनक्लोज। अब हमारे पास में कितने लूप हैं, ऐसे N लूप है। हर लूप के अंदर करंट कितना है, करंट तो सेम रहेगा। तो इसके अंदर टोटल करंट को अगर आप इंटीग्रेट करोगे तो कितना बन गया आपके पास में, हर लूप का NI बन गया। यहाँ पर क्या बन गया हमारे पास में, B की मैग्नीट्यूड बन गया, साथ में लेंथ बन गई, इज इक्वल्स टू म्यू नॉट है, NA और I है। तो हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड B इज इक्वल्स टू कितना बन जाएगी, कैपिटल एन, वो कैपिटल एन रहेगा। ठीक है। इसको आप कैपिटल लिख दो, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स है, और इसको नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ लिख देना। तो N इज इक्वल्स टू कितना आपके पास में, कैपिटल N पर L, मतलब नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। तो मैग्नेटिक फील्ड B का जो फॉर्मूला है वो कितना बन गया, म्यू नॉट NI। हाँ जी, मैग्नेटिक फील्ड B की यूनिट क्या होती है, टेस्ला। टेस्ला और वेबर पर मीटर। बिल्कुल ठीक है। तो ये इसकी यूनिट क्या होगी आपके पास में, टेस्ला, या फिर क्या होगी आपके पास में, वेबर पर मीटर स्क्वायर। नंबर 3 है तो 3 ही चाहिए ना पूरे, कोई भी चीज़ को छोड़नी है, मुश्किल है। चलो जी नेक्स्ट आ गया आपके पास में। मैम एक शीट निकाल दो अगर आपके पास है तो, नहीं है ब्लू शीट निकाल दो, भी जरूरत पड़ेगी अभी। चलो जी अगली चीज़ पर आ गया आपके पास में, देखो सुनो, क्वेश्चन नंबर 14 है, ड्राइव स्नेल्स लॉ, बस ठीक है इतनी का इतने होना चाहिए। कहते हैं ड्राइव स्नेल्स लॉ यूजिंग ए वेव थ्योरी। अब देखो स्नेल्स लॉ क्या होता है, ठीक है, एक तो ये हो सकता है, और ह्यूगेंस लॉ से अब देखो इस क्वेश्चन के अंदर ना एक खास बात है, इस क्वेश्चन के अंदर आपको रिफ्लेक्शन नहीं बोला ना रिफ्रैक्शन बोला है। तो क्वेश्चन में अगर टीचर रिफ्लेक्शन पूछता तो आपको रिफ्लेक्शन प्रूव करना पड़ता है कि एंगल आई एंगल आर के इक्वल होता है, और रिफ्रैक्शन बोला है तो आपको रिफ्रैक्शन वाला करना पड़ता। लेकिन जैसे कि आपने इसमें रिफ्रैक्शन कहा तो मैं आपको रिफ्रैक्शन करके दिखा देता हूँ, ठीक है। फिर अगले किसी क्वेश्चन में रिफ्लेक्शन करवा दो, रिफ्रैक्शन आता है। ठीक है, रिफ्लेक्शन का तरीका देखो क्या होता है। आपने सबसे पहले एक ऐसी सरफेस ली जो कि रिफ्लेक्ट कर सकती है। अब यहाँ से आपने देखो ध्यान समझना, आप हमेशा 30 डिग्री के एंगल पर इंक्लाइन करो। एक 30 डिग्री के एंगल पर एक वेव फ्रंट को इंसिडेंट करा दो, पैरेलल है आपका। यहाँ पर एक लाइन को परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो, तो देखो आपको ना याद रहेगा, कुछ गलती नहीं है। ये आपको इतना बड़ा एंगल लिख रहा है 60 डिग्री का। अब देखो सुनो ध्यान समझना, आपने इस पॉइंट से क्या करा, इसके ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया।
ये क्या बन गया आपका इंसिडेंट वेव फ्रंट बन गया। ये ए बी क्या आपका इंसिडेंट वेव फ्रंट, सामने साफ साफ दिखाई दे रहा है कि लाइन आपका 90 डिग्री के एंगल पर है। बी पॉइंट से आप यहाँ तक जाओगे, इसका नाम क्या बन जाएगा, बी डैश। अब देखो आपने ये नहीं यहाँ से 30 डिग्री लिया है, तो जो रिफ्लेक्शन हो रहा होगा वो भी ग्राउंड से 30 डिग्री के एंगल पर होगा। इधर से 60 है, इधर से भी कितना होगा, 60 होगा। तो आपने इसको ऐसे करके रिफ्लेक्ट करा दिया, जो बी से बी डैश तक गई लाइट रे रिफ्लेक्ट होकर इधर चली गई। हाँ ना, बताओ। सर ये फेसेस ऑन देखो लाइट रे आपके पास में सीधी गई, बी से कहाँ तक गई, बी डैश तक गई। मिरर के पास से उसका रिफ्लेक्शन हो जाएगा। नॉर्मल से कितना एंगल है, 60 डिग्री का, तो यहाँ से भी नॉर्मल से कितना एंगल बनेगा, 60 डिग्री का। लाइट रे रिफ्लेक्ट हो जाएगी, परफेक्ट फिगर बनेगी आपकी। अब देखो ध्यान समझना, अब मेरे पास में अगली चीज़ जो बड़ी इंपॉर्टेंट है वो ये कि यार ये एंगल यहाँ से कितना है, 60 डिग्री है, तो बिल्कुल सेम यहाँ से भी 60 डिग्री होगा। मतलब इसी के पैरेलल लाइन आपके पास में एक आपके पास में रिफ्लेक्ट हो गई। भाई इंसिडेंट वेव फ्रंट कैसा है, पैरेलल। रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट भी कैसा होना चाहिए, बिल्कुल पैरेलल होना चाहिए। अब आप मुझे बताओ, जब आप बी से बी डैश तक जाओगे तो लाइट की स्पीड कितनी है, सी, और टाइम कितना लगा, टी। तो बी से लेकर बी डैश कितना है, सी इंटू टी। आपने क्या करा, कंसीडरिंग एन आर्क, अब आपने एक आर्क ले ली जो ए से लेकर ए डैश होगी ऑन रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट। किसके ऊपर लिया आपने, रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट के ऊपर ले ली, कि ये ए से लेकर ए डैश बी सी इंटू टी को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो आपने ए से क्या करा, एक आर्क को आपने ऐसे करके कट कर दिया। ये भी कितनी है, सी इंटू, देखो यहाँ से बी इंटू बी डैश, यहाँ से क्या करा, ए इंटू ए डैश। वो कितना होगा आपके पास, वो भी रिफ्लेक्टेड है। अब आपके पास ये ए डैश बी डैश क्या है, तो ए डैश बी डैश इज दी टेंजेंट। ए डैश बी डैश क्या आपके पास में, ए डैश बी डैश इज दी टेंजेंट। सर वो आर्क किसके साथ ड्रॉ किया, ए से स्टार्ट किया, आर्क लगा दी हमने रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट के ऊपर, कितनी लगाई, जितनी आपके पास में बी बी डैश थी। तो देखो हमसे ए डैश बी डैश इज द टेंजेंट टू द, आपके पास में अब देखो ए डैश बी डैश टेंजेंट है टू द आर्क। अब टेंजेंट और आर्क के बीच में कितना एंगल होता है, टेंजेंट और आर्क के बीच में कितना एंगल होता है, रेडियस इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट, सो एंगल इज 90 डिग्री। तो बच्चों ये एंगल कितना बन गया आपका, मुश्किल है यहाँ तक का। अब आपका ए बी क्या है, इंसिडेंट वेव फ्रंट। बच्चों ए डैश बी डैश क्या है, रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट। ठीक है जी, अब सुनो ध्यान से, अब आप सुनो, ये एंगल कितना है आपके पास, 30 डिग्री, आई 60 डिग्री था। ये कितना था आपके पास में, आई। ये एंगल कितना होगा, 90 माइनस आई। तो ये एंगल कितना हो जाएगा, तो हम क्या लिखेंगे, एंगल बी ए बी डैश इज इक्वल टू कितना आपके पास, एंगल आई। अब मुझे बताओ ये एंगल कितना है, आर ये एंगल कितना है, 90 माइनस, तो ये एंगल कितना हो गया, आर। तो आपने क्या लिखा, एंगल ए बी डैश ए डैश, ए बी डैश ए डैश कितना बन गया, एंगल आर बन गया। मुश्किल है आता है। अब आप मुझे बताओ, बी से लेकर बी डैश और ए से लेकर ए डैश कैसे हैं, परपेंडिकुलर, गलत, सी इंटू टी है। हाँ भाई, भाई बी से लेकर बी डैश कितना है, सी इंटू टी। ए से लेकर ए डैश कितना है, वो भी आपका सी इंटू टी है। तो ये दोनों वैल्यूज़ बराबर हो गई। हाँ अब आप मुझे, ये एंगल कितना है, कितना, ये एंगल कितना है, 90 डिग्री। ये एंगल कितना है, 90 डिग्री। और ये ए बी डैश दोनों ट्राइंगल में आ रहा है, कौन सी कॉन्ग्रेंसी लगेगी, RHS कॉन्ग्रेंसी लगी। तो हमारे पास में कौन कौन से ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट हो गए, ट्राइंगल ए बी बी डैश कॉन्ग्रेंट हो गया, किस ट्राइंगल के, बी डैश ए डैश, बिल्कुल ठीक है, बी डैश ए के कॉन्ग्रेंट हो गया। कौन सी कॉन्ग्रेंसी से, बाय RHS कॉन्ग्रेंसी। ये पेपर कितनी बार करना चाहिए, 3 बार के बाद आपसे ना क्वेश्चंस होने लग जाएंगे। पहले बार में, और कैसे करना चाहिए कि लेकर बैठ के करना है, या मेरे से कॉम्पीट करके करना चाहिए, मेरे से कॉम्पीट करके मुझसे तेज़ी से करो, क्योंकि आपका दिमाग उस लेवल पर सोचना शुरू कर देगा। ठीक है, तो देखो, तो ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल कैसे हो गए, कॉन्ग्रेंट हो गए। अगर कॉन्ग्रेंट हो गए तो आपका एंगल आई किसके इक्वल हो गया, एंगल आर के, बाय CPCTC।
corresponding parts of congruent triangles are congruent. ठीक है जी, तो ये बात भी याद रखना, नंबर पूरे चाहिए नहीं चाहिए. विच इज स्नेल्स लॉ? विच इज स्नेल्स लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन? बच्चों कोशिश तो अपनी तरफ से आपको सब कुछ बेस्ट देने की है, और मैं आपको ये जो असाइनमेंट्स हैं सारे, मतलब इनके सारे पेपर्स भी और इनके सारे ये सॉल्यूशन सेट भी, मतलब इनको है ना एक पीडीएफ बनाकर मैं इसको अपनी वेबसाइट पर डाला करूँगा. मतलब कोशिश करूँगा मैं कि वहाँ से आप लोग उठा पाओ. हाँ, वेबसाइट का नाम क्या है? अग्नि. वो कंपनी इजी वेज भी कह सकते हो आप. इजी वेज तो बहुत पहले था हमारा. हाँ हाँ, अभी भी वहाँ पे वही है, मैं उसको करता हूँ. देखो, तो 14 के बाद आप आ गए तो डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिलेगा, चिंता क्यों कर रहे हो. 14 इजी वेज हमारी कोचिंग का नाम था. इस कोचिंग सेंटर को मैंने आपके अपने 2002 से स्टार्ट किया और 2020 तक. चलो जी, अब आप आ गए 14 के बाद आप 15 पर आ गए. कहते हैं ऑब्टेन द लेंस फॉर्मूला यूजिंग साइन कन्वेंशन. अब देखो, अब आपको लेंस फॉर्मूला निकालना है और साइन कन्वेंशन के साथ निकालना है, तो मुझे एक पूरी शीट की रिक्वायरमेंट पड़ेगी थी ना. देखो, अब चीज़ आती है आपके पास कि भाई लेंस फॉर्मूला क्या होता है. ठीक है, तो आप मुझे बताओ लेंस फॉर्मूला किस चैप्टर का क्वेश्चन है? रे ऑप्टिक्स. ठीक है, रे ऑप्टिक्स का नहीं है? हाँ, रे ऑप्टिक्स का ही है. हाँ, मुझे लगा वे बोल रहे हो. ठीक है, चलो सुनो, यहाँ पर आपके पास एक ऑब्जेक्ट है, कोई बात नहीं, ध्यान दो. लाइट रे बिल्कुल स्ट्रेट जाती है. जो लाइट रे स्ट्रेट जाएगी वो आपके पास में क्या होगा, इसको नीचे की तरफ बैंड कर देगा, क्योंकि कॉन्वेक्स लेंस क्या करता है, टूवर्ड्स आपके पास में बेस बैंड करता है. देखो, हमेशा हर चीज़ ना प्रिज्म की तरह होती है. कॉन्वेक्स लेंस क्या है, एक ऐसा प्रिज्म है जिसका बेस कहाँ पर है, टूवर्ड सेंटर है. तो वो क्या करता है, ऊपर की लाइट रेस को अपने बेस की तरफ बेंड कर देगा, नीचे की लाइट रेस को भी अपने बेस की तरफ बेंड कर देगा. कॉनकेव का बेस क्या होता है, ऊपर की तरफ होता है, तो वो क्या करता है, कॉनकेव इसको बाहर की तरफ डाइवर्ज कर देता है. तो लाइट रे को ऐसे जाना चाहिए बैंड होकर. ये क्या है, इंसिडेंट. ये क्या आपके पास में, रिफ्रैक्टेड. इसको जाना ऐसे चाहिए था, जाना ऐसे चाहिए था, तो आगे जाकर इसको इमेज कहाँ पर बनानी चाहिए थी, यहाँ इमेज बनानी चाहिए थी ओ डैश पर. क्या होगा, अगली सरफेस भी इसको फर्दर बेंड कर देती है और इसकी एक फाइनल इमेज क्या बना देती है, ओ डबल डैश बना देती है. तो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस कितना आपके पास में, यू. जो इमेज बननी चाहिए थी उसका डिस्टेंस कितना आपके पास में, वी डैश. लेकिन जो फाइनल इमेज बन रही है उसका डिस्टेंस कितना आपके पास में, वी है. तो आपने इसको क्या करा, मार्क कर दिया कि पोल से लेकर ऑब्जेक्ट कितना है आपके पास में, यू, और कैसा नेगेटिव है. पोल से लेकर आपके पास में ओ डैश होगा कितना आपके पास में, वी डैश, और कैसा है, पॉजिटिव है. और पोल से लेकर ओ डबल डैश वो कितना आपके पास में, वी है, जो कि फाइनल इमेज का डिस्टेंस है और कैसा आपका पॉजिटिव है. हाँ है ना, बताओ. अब आपके पास में सबसे पहले होता है फर्स्ट रिफ्रैक्शन. फर्स्ट रिफ्रैक्शन फ्रॉम कहाँ से स्टार्ट होता है, वो होता है रेयर टू डेंसर मीडियम होता है. सरफेस कैसी मिलती है आपको, कॉन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस. ठीक है, तो कॉन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस में अब आप कहाँ जा रहे हो, फर्स्ट मीडियम से सेकंड में जा रहे हो. तो म्यू1 से किस में जा रहे हो आप, तो ये म्यू1 होता है और ये म्यू2 होता है और ये अंदर वापस क्या होता है, बाहर म्यू1 होता है. तो आप म्यू1 से किस में जा रहे हो, म्यू2 में जा रहे हो. तो आप क्या लिखोगे, म्यू1 माइनस म्यू2 या म्यू2 माइनस म्यू1. बिल्कुल ठीक है, तो म्यू1 से म्यू2 में जाते हो तो म्यू2 माइनस म्यू1 यहाँ लिखोगे, म्यू2 माइनस म्यू1 आप यहाँ लिख दोगे. अब आपके पास में यहाँ पर लिखते हैं जो सरफेस रिफ्रैक्ट कर रही है, ये पहली सरफेस रिफ्रैक्ट कर रही है. पहली सरफेस की रेडियस क्या होगी, टूवर्ड्स राइट होगी. तो टूवर्ड्स राइट है कितनी होगी, R1 होगी. अब म्यू2 में इमेज बन रही है, इमेज कहाँ पर बन रही है, वी डैश पर बन रही है, और म्यू1 में ऑब्जेक्ट रखा है, कितना आपके पास में, यू रखा है. ये क्या आपकी इक्वेशन नंबर 1 है. मुश्किल है. अच्छा आगे गए, अब आपके पास में देखो ऑब्जेक्ट क्या था आपके पास में, ओ. इमेज क्या थी आपके पास में, ओ डैश. आपने पहला पार्ट कवर कर लिया. अगले पार्ट के लिए आपके पास में क्या है कि ये ओ डैश है और ये क्या है, ओ डबल डैश है. तो अगले पार्ट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो. ओ डैश क्या है आपके पास में, ओ डैश ऑब्जेक्ट है, इमेज क्या है उसकी, ओ डबल डैश है. ओ डैश इमेज कहाँ पर बन रही है, कौन से मीडियम में बन रही है, म्यू2 में बन रही है, म्यू1 में नहीं बन रही, क्योंकि डॉटेड लाइन्स है. जब आप किसी शीशे में अपने आप को देखते हो तो क्या आपकी जो इमेज है पड़ोसी के घर में बनती है, नहीं. आपकी शीशे के अंदर बनती है.
ठीक है जी। तो मीडियम के अंदर बन रही है, तो म्यू ओ डैश कहाँ पर है आपके पास में, म्यू टू के अंदर है। ओ डबल डैश क्या रियल इमेज है, रियल इमेज कहाँ पर है आपके पास में, म्यू वन में। तो अब आप क्या सेकंड से फर्स्ट में जा रहे हो, म्यू टू से कहाँ पर जा रहे हो आप। सर ये लेंस मेकर फॉर्मूला है ना। हाँ तो वही तो करना है। लेंस मेकर से लेंस फॉर्मूला बना। तो ये मैंने आपको, अच्छा कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, टेंशन मत लो, टेंशन मत लो, एक और नई चीज़ सीख गए। तो मैंने आपको लेंस मेकर्स फॉर्मूला सिखा दिया है, मैं अभी आपको लेंस फॉर्मूला भी सिखा देता हूँ, सीख गए आप लोग। क्वेश्चन 17। अच्छा क्वेश्चन नंबर 17 है ये, हाँ, बिल्कुल ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 17 हमने पहले कर लिया, लेंस मेकर्स फॉर्मूला कर लिया, फिर हम आपको लेंस फॉर्मूला सिखा देंगे आप। 15 वाला क्या था? अरे वो लेंस फॉर्मूला है, अभी 17 वाला सिखा दिया मैंने, टेंशन मत लो, सिखाता हूँ अभी। तो पहले 17 सिखा दिया आपको। सुनो, आप म्यू टू से कहाँ पर जा रहे हो, म्यू वन में जा रहे हो, तो आप क्या लिखोगे, म्यू टू से म्यू वन में जा रहे हो तो क्या लिखोगे, R2 म्यू वन माइनस म्यू टू, और वहाँ भी म्यू वन माइनस म्यू टू। अब यहाँ पर कौन सी सरफेस है, R2 आर, ठीक है जी। अच्छा देखो, अब आपके पास में म्यू वन में क्या है, V डबल V डैश, हाँ V डैश। वी है, ठीक है। और म्यू टू में कौन है, वी डैश है। इक्वेशन क्या आपके पास में 2 है, आपने इक्वेशन नंबर 1 में इक्वेशन नंबर 2 को प्लस कर दिया। हाँ, म्यू टू अपॉन वी डैश यहाँ भी है, म्यू टू अपॉन वी डैश यहाँ भी, ये पॉजिटिव नेगेटिव आपस में कट गए। आपके पास बचा म्यू टू माइनस म्यू वन अपॉन आर वन, प्लस में म्यू वन माइनस म्यू टू अपॉन आर टू, इज इक्वल टू, समझ में आ रहा है बेटे, इज इक्वल टू कितना होगा आपके पास में, ये और ये कट गए, हाँ ये म्यू वन अपॉन वी और माइनस म्यू टू अपॉन यू। अब देखो क्या होगा, नहीं μ1 ही रहेगा सर। क्यों, U1 upon म्यू U टू minus कट गया। U2 upon U। अच्छा अच्छा ठीक है, म्यू वन अपॉन यू, बिल्कुल ठीक है। ये म्यू वन अपॉन में कितना आपके पास में यू है। अब इसमें कॉमन देखो, ये आपके पास में म्यू टू माइनस म्यू वन अपॉन आर वन क्या हो गया, देखो म्यू वन अपॉन वी और म्यू वन अपॉन यू, अच्छा, ठीक है। तो म्यू टू माइनस म्यू वन अपॉन आर वन, माइनस साइन बाहर निकालो, म्यू टू माइनस म्यू वन अपॉन आर टू इज इक्वल टू क्या होगा, म्यू वन कॉमन ले लो, कितना बचा आपके पास, 1 अपॉन वी माइनस का 1 अपॉन यू, कॉमन क्या निकलेगा, म्यू टू माइनस म्यू वन कॉमन निकला, ब्रैकेट में क्या बचा, 1 अपॉन आर वन माइनस 1 अपॉन आर टू इज इक्वल टू कितना है, म्यू वन, ये चीज़ कितनी है, 1 अपॉन वी माइनस में 1 अपॉन यू। अब आप मुझे बताओ, म्यू वन को आप नीचे ले जाओगे, कितना बन गया, म्यू टू अपॉन म्यू वन माइनस म्यू वन अपॉन म्यू वन, 1 अपॉन आर वन माइनस 1 अपॉन आर टू इज इक्वल टू 1 अपॉन वी माइनस 1 अपॉन यू क्या होता है, 1 अपॉन एफ, और म्यू टू अपॉन म्यू वन क्या होता है आपके पास में, म्यू होता है। तो ये आपका फाइनल आंसर निकल कर आ गया, है ना, फाइनल आंसर नहीं लिखा मैंने। है जी, फाइनल आंसर नहीं लिखा मैंने। सर वो थोड़ा मतलब V को 1 upon V minus 1 upon U 1 equal 1 अपॉन एफ क्यों करा, हाँ, ये प्रूव करेंगे, अभी लेंस फॉर्मूला वही अभी लेंस फॉर्मूला वही है, वही प्रूव करेंगे आप। मेरे को डिराइव करना नहीं आता। देखो क्वेश्चन नंबर आपके पास में 15 के बाद आता है क्वेश्चन नंबर 16, सर अभी Question 15 15 है, 15 अभी करना पड़ेगा। अच्छा ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में हमसे कहते हैं आपको लेंस फार्मूला निकालना है। अब आप क्या निकाल रहे हो, लेंस फार्मूला निकाल रहे हो। लेंस फार्मूला क्या होता है भाई, हमारे पास में ये एक लेंस है, आप दोनों लेंस ले सकते हो, कोई सा भी। एग्जामिनर आपसे कॉन्वेक्स भी पूछ सकता है, कॉनकेव भी पूछ सकता है, बाई कॉन्वेक्स भी पूछ सकता है, और कॉनकेवो कॉन्वेक्स भी पूछ सकता है, प्लेनो कॉन्वेक्स भी पूछ सकता है, कुछ भी पूछ सकता है, फॉर्मूला सेम रहेगा, तरीका भी सेम रहेगा। अब तरीका सिखा रहा हूँ ना, ऐसा तरीका सिखा रहा हूँ कभी चेंज ही नहीं होगा। देखो सुनो, ये आपके पास में फोकस, ये आपके पास सेकंड फोकस, हाँ ना बताओ, इधर भी क्या आपके पास में फोकस और इधर क्या आपके पास में सेकंड फोकस। ऑब्जेक्ट को आप कहाँ रखना चाहते हो, लेफ्ट साइड, बियॉन्ड 2f रखना चाहते हो, चलो ठीक है जी, बियॉन्ड 2f रख दो। बियॉन्ड 2f आपने ऑब्जेक्ट रख दिया, कितना आपके पास में AB, लाइट रे कैसे गई, स्ट्रेट, पास कहाँ से होगी, फोकस से, लाइट रे जाएगी आपके पास में फोकस से, कैसी हो जाएगी, पैरेलल। इमेज कहाँ पर बनेगी, F और 2f के बीच में। इमेज कैसी बनेगी, रियल इन्वर्टेड डिमिनिश्ड। ऑब्जेक्ट की हाइट, इसकी हाइट, ठीक है। यहाँ से एक लाइटर को बिल्कुल स्ट्रेट सेंटर से निकालो और बिल्कुल स्ट्रेट पास कर दो, कर सकते हो।
ये पॉइंट क्या आपके पास ओ पॉइंट, इस पॉइंट को इससे मिला दो, इसका नाम क्या रख दिया आपने, एम रख दिया। अब आपने को ना सिमिलर ट्राइंगल जो लग रहे हैं वो बताने शुरू कर दो आप। ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस मार्क कर दो कितना आपके पास में यू, इमेज का डिस्टेंस मार्क कर दो कितना आपके पास में वी, फोकस डिस्टेंस मार्क कर दो कितना आपके पास में एफ। चलो अब आप मुझे बताना शुरू कर दो कौन कौन से ट्राइंगल सिमिलर लग रहे हैं। ये पॉइंट कौन सा है आपके, ये वाला? नहीं किया नहीं, ये अच्छा बी, ठीक है चलो बताओ। बी ओ एम और एम ओ बी डैश। बी ए एफ और ये एफ आई नहीं क्या था, एफ ए डैश हाँ एफ ए डैश कौन सा ट्राइंगल ले दो, इसको इससे मिला रहे हो आप? चलो ठीक है, बोलो कौन सा बना रहे हो, जल्दी जल्दी बताओ। बी ओ एम, इसका नाम एन रख देता हूँ, कौन सा, बी ओ एन बी ओ एम एम। एम, ठीक है, ये इसे मत लो, सही ऐसे लो ना सिमिलर लगे। ए डैश बी डैश एफ और ए बी एफ। देखो एक आपके पास में ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर लग रहे हैं, एक आपके पास में ये जो ट्राइंगल है ऑब्जेक्ट का, और एक ये जो ट्राइंगल है आपके पास में इसका, ये सिमिलर लग रहे हैं। अच्छा ठीक है, आप जो ले रहे हो ना ये ट्राइंगल ले रहे थे है ना, वो सिमिलर नहीं लग रहा, हो सकता है लेकिन लग नहीं रहा, कोई बात नहीं। आप बताओ कौन सा ले जा रहे हो। सही है। बी ए एफ, ए डैश बी डैश और ए बी। हाँ वही दोबारा बताओ कौन सा बोला आपने, ए डैश बी डैश, ए डैश बी डैश और ओ ले लिया आपने, और ठीक है, और ए एफ और कौन सा, बी ए ओ बी ए ओ ले लिया। चलो ठीक है, तो देखो इसको ऐसे लिखते हैं, ए ओ बी, हाँ वही ट्राइंगल ए ओ बी सिमिलर है किसके, ट्राइंगल ए डैश ओ बी डैश के। ठीक है, अब अगर ये सिमिलर है कौन सी सिमिलरिटी लगी है भाई, डबल ए। डबल ए कौन कौन से हो गए, एंगल कौन कौन से एंगल्स हो गए, ओ ओ देखो ये दोनों में वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं, और ये 90 डिग्री है और वो भी कितना आपका 90 डिग्री है। ठीक है, अब ट्राइंगल कैसे हो गया आपके पास, सिमिलर ले लिए। अब सिमिलर ट्राइंगल में सबसे पहले आपको क्या मिलेगा, एक तो हाइट उठा लो, इसकी हाइट क्या है ए बी, उसकी हाइट उठा लो कितनी है ए डैश बी डैश, मुश्किल है। इसका ये डिस्टेंस यहाँ से ये उठा लो, यू उठा लो, और उसका डिस्टेंस कितना आपके पास में वी उठा लो। इक्वेशन नंबर क्या बन गई, वन। मुश्किल है। चलो जी अगला ट्राइंगल बताओ कौन से सिमिलर लग रहे हैं आपको। एफ ओ एम और एफ ए डैश बी डैश। ठीक है, तो मैंने आपको अभी सिखाना है, ऐसे लिया करो, ओ एफ एम और ए डैश एफ बी डैश, जिससे कि ये दोनों बीच का जो एंगल है ना आपस में इक्वल आए। ओ एफ और एम ट्राइंगल ओ एफ एम सिमिलर है आपके पास में ट्राइंगल किसके, ए डैश एफ बी डैश के। कौन सी सिमिलरिटी लगी भाई, डबल ए सिमिलरिटी। फिर आपने वही लिया, यहाँ से क्या ले लिया अपने पास में, एम ओ ले लिया, वहाँ से क्या ले लिया, ए डैश बी डैश ले लिया, आए ना बताओ। ठीक है, अब मुझे बताओ इसके लिए डिस्टेंस कितना आपके पास एफ है, और उसके लिए डिस्टेंस कितना है, माइनस वी, अच्छा नहीं, यू माइनस वी माइनस है, पूरा वी उसमें से एफ हट गया, ये कितना होगा वी माइनस एफ होगा। ठीक है, अब एम ओ की जगह पर आप क्या लिख सकते हो, ए बी लिख सकते हो। तो एम ओ की जगह आपने क्या लिख दिया, ए बी लिख दिया, ए बी के नीचे आ गया ए डैश बी डैश इज इक्वल टू कितना बन गया, एफ अपॉन में कितना बन गया आपका वी माइनस एफ, विच इज इक्वेशन नंबर कितनी है आपके पास में 2 है। दोनों में से क्या इक्वेट करोगे, ए बी अपॉन ए डैश बी डैश, तो यू अपॉन में वी इज इक्वल टू कितना आएगा आपके पास, अपॉन बी माइनस ठीक है जी, दोनों को इक्वेट कर दीजिए, क्या बनेगा यू बी माइनस में यू एफ इज इक्वल टू कितना बनेगा वी एफ। तो आपके पास में यू वी इज इक्वल टू कितना बन गया वी एफ, और प्लस में कितना होगा आपके पास में यू एफ। पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर दो, किससे डिवाइड कर दो, यू वी एफ से डिवाइड कर दो। तो क्या फॉर्मूला बन गया, 1 अपॉन एफ इज इक्वल टू कितना होगा 1 अपॉन वी, सॉरी 1 अपॉन यू, और प्लस में कितना आपका 1 अपॉन वी बन गया। तो 1 अपॉन एफ इज इक्वल टू कितना आपका 1 अपॉन वी, और प्लस में कितना आपका 1 अपॉन यू। अब आप मुझे साइन कन्वेंशन बताओ, यू कैसा है, वी कैसा है, एफ कैसा है, तो 1 अपॉन एफ इज इक्वल टू कितना बन गया आपका 1 अपॉन वी, माइनस में कितना बन गया 1 अपॉन यू बन गया। पॉजिटिव कैसे, कॉन्वेक्स लेंस है, हाँ फोकल एंड कॉस्ट है, कॉन्सेप्ट क्लियर है, लेंस फॉर्मूला क्लियर हो गया आपके पास में, 3 के नंबर उठा लिया आप लोगों ने, नहीं नहीं उठा पाए, नहीं बहुत दुख की बात है। कोई बात नहीं। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। आज से मैं आप लोगों के पेपर्स चेक करके
आप सबके पेरेंट्स के पास में पूरे ग्रुप के नंबर भेजा करूँगा, जिससे कि पेरेंट्स को ये भी पता चले कौन सा बच्चा क्लास के अंदर कितना कितना क्या कर रहा है। कंपैरेटिव एनालिसिस हो आप लोगों का। फिजिक्स देखो, मैं आपसे चाहता हूँ कि हमारी कोचिंग का फिजिक्स बेस्ट पार्ट होना चाहिए, जिससे कि आप लोग ना जान लगा पाओ और मेहनत भी करो। और खुद एक बात समझो, मैं इस पेपर के एक एक क्वेश्चन को आपको करके दिखा रहा हूँ, जबकि हर क्वेश्चन में आपको 3 बार आपको रिवाइज करा चुका हूँ। मतलब मैं खुद ये सब चीज़ें आपको 3 बार पढ़ा चुका हूँ। और फिर उसके बाद मैं आपसे ये एक्सपेक्ट करता हूँ कि कम से कम मैं हर बार इन्होंने अगर एक एक बार भी कराओ तो इस चीज़ को 3 बार कर लिया होगा। 3 बार कर लिया होगा तो मार्क्स भी आने चाहिए इनके, ठीक है ना। तो अभी भी आपसे कह रहा हूँ, अभी भी आपके पास टाइम है। ये सारी चीज़ें अगर आप ये पेपर्स मेरे 3-3 बार आप करते चले गए साथ में मेरी स्पीड से, 3 घंटे में पूरा रिविजन हो जाता है। देखो जी, हमारे पास में आ गया क्वेश्चन नंबर 16 पे, ड्राइव द एक्सप्रेशन फॉर ड्रिफ्ट वेलोसिटी इन ए टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। भाई ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती क्या है? ड्रिफ्ट वेलोसिटी को इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड निकालें। 5 नंबर का क्वेश्चन है आपके पास में। और फिर इलेक्ट्रॉन ओम्स लॉ की माइक्रोस्कोपिकली आपके पास में ओम्स लॉ को कैसे पता है? ओम्स लॉ को ड्राइव करना है बेसिकली, बस वही करना है और कुछ नहीं करना। फिर बताओ ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होती है? 0 + टाउ × 0 + a × टाउ होता है। वेरी गुड। अब हमारे पास में एक्सेलरेशन कितना होता है? अपॉन m इंटू कितना होता है आपके पास में? टाउ होता है। तो आपके इसमें क्या दिक्कत हो गई? बड़ा छोटा सा क्वेश्चन है आपके पास में, ड्रिफ्ट वेलोसिटी को पूछा गया है इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, आ गया हमसे निकल के। तो पहले वो भी तो बताना बस पड़ेगा। कुछ नहीं बताना पड़ेगा। ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज E इंटू कैपिटल E अपॉन m इंटू टाउ। कितना बड़ा डिराइव निकाला है। हाँ सर, इससे तो इसमें ड्राइव क्यों करा तुमने? हाँ निकाल सकते हो। देखो पाँच आप मार्क्स का तो क्या है, m इसमें इंटू क्या ए, देखो फिजिक्स के क्वेश्चन की एक खासियत है, अगर आपने 2 लाइन में फिजिक्स का आंसर लिख दिया है ना, सुनो 5 नंबर का क्वेश्चन अगर आपने 2 लाइन में बिल्कुल एग्जैक्टली जो क्वेश्चन पूछा गया अगर आपने वही लिख दिया है तो टीचर आपको 5 ही नंबर देगा। एग्जैक्ट जो पूछा गया अगर आपने उससे एग्जैक्ट आंसर लिख दिया, फिजिक्स में ये कोई हिस्ट्री का पेपर नहीं है आपका कि आप इसे पूरा एक्सप्लेन कर कराओगे। देखो सुनो, तो आंसर निकल कर आ गया, पहला आंसर निकल कर आ गया। मुश्किल है। देखो जी, बी पार्ट में हमसे कहते हैं ओम्स लॉ को ड्राइव करना है माइक्रोस्कोपिकली। मतलब क्या प्रूव करना था कि V/I क्या होता है? कांस्टेंट होता है, मतलब R होता है। अब इसको अभी ड्राइव करना आपको पीछे सिखाया मैंने ओम्स लॉ को, लेकिन फिर दोबारा कराऊंगा क्योंकि मेरे पास में दोबारा क्वेश्चन आया है। तो बताओ क्या करेंगे? I = क्या लिखेंगे सबसे पहले? और आप भी 2 बार करोगे इस क्वेश्चन को, मतलब दूसरी बार भी करना पड़ेगा आपको क्योंकि आपने छोड़ा है। तो I = NEVD। बस देखो ये कसम खाओ आप लोग, कसम खाओ कसम कि जो भी क्वेश्चंस आप लोग उसके अंदर गलत कर रहे हो या छोड़ रहे हो उनको 3-3 बार करोगे आप, तभी इन क्लासों में मेहनत करने का फ़ायदा है। हाँ तो ठीक है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। वो कह रहा है कि तूने कसम खा ली, मैंने भी खा ली, ये बोल रहा है, वो सीधी सी बात है। अच्छा 0 + a × टाउ। अभी जो मर्जी बोलो भाई, देखो सामने वाला का कई बार ऐसा होता है कि ना आपके लिए अच्छा नहीं बोल रहा, तो आप हमेशा मानोगे कोई बात नहीं, इसको इतना ही बोल रहा था, मेरे को तो अच्छे सुनाई दे रहा है। ज़्यादा ज़रूरी ये नहीं कि सामने वाला क्या बोल रहा है, ज़्यादा ज़रूरी ये है कि आप उसे ले कैसे रहे हो। रास्ते में आप जाते हो, कितने सारे लोग आपको सामान बेचने की कोशिश करते हैं, क्या आप सबका सामान खरीद लेते हो? सोच के देखो, आप रास्ते में जा रहे हो, कितने सारे लोग आपको सामान बेचने की कोशिश कर रहे हैं, क्या आप सबका सामान खरीद सकते हो? तो ऐसे ही आपके में रास्ते में कितने सारे लोग कितना कुछ बोलेंगे आपको, हर एक की बात मत उठाओ। देखो जी, तो n × E × कैपिटल A इंटू कितना होगा? A × टाउ। अब बताओ A की जगह पे क्या लिखेंगे हम? अभी सीखा आप लोगों ने, A की जगह पे क्या लिखेंगे? रटा होना चाहिए आपको, E × कैपिटल E अपॉन में m इंटू टाउ। क्या बन गया आपके पास? NE², ठीक है, अपॉन में m। A ऐसे लिखा रहा, E ऐसे लिखा रहा, टाउ बन गया NE² अपॉन में m अलग कर दिया, A × E अपॉन में टाउ। अब आपके पास में इलेक्ट्रिक फील्ड की जगह पर क्या लगाओगे? इलेक्ट्रिक फील्ड की जगह V/L लगाओगे, इंटू कितना होगा? टाउ होगा। तो देखो आपके पास I = NE² A अपॉन में V/L इंटू कितना आपके पास में? टाउ। तो देखो I = कितना बन गया आपका? NE² अपॉन में कितना बन गया? ML बन गया, L को बैठा दो, NE² अपॉन NE² टाउ को अलग कर दो, NE² टाउ अपॉन M को अलग कर दो। और V/L L और A कहाँ गया? ये है ना, हाँ, A है, V है, L है और टाउ है, ठीक है। अब हो गया क्वेश्चन। B को उधर डाल दो। अब देखो I को नीचे भेज दो, ये बन गया ML अपॉन NE² टाउ इंटू एरिया इज इक्वल सर L हटा टाउ दो। 2 बार का है। यहाँ पर है। अच्छा 1 बार हटाना पड़ेगा। तो देखिए ML अपॉन NE² टाउ इंटू A इज इक्वल टू कितना बन गया आपके पास में? V अपॉन में I
एम अपॉन एन ई स्क्वायर टाउ रजिस्टिविटी कहलाती है रो एल अपॉन में ए इज इक्वल टू आर, ये बन गया कांस्टेंट इज इक्वल्स टू वी अपॉन आई। इज इक्वल टू कांस्टेंट वी अपॉन आई, हो गया प्रूव्ड ओम्स लॉ। चलो जी, अब देखो अगली चीज़ आती है आपके पास में लेंस मेकर्स फॉर्मूला, जो कि हम लोगों ने कर लिया है। अब यूजिंग इट फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ ए प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस। देखो क्वेश्चन नंबर 17 आपसे कहते हैं प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस। देखो प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस क्या होता है? पता नहीं। मतलब एक प्लेन मिरर और एक कॉन्वेक्स मिरर। लेंस, हाँ वही लेंस, सॉरी। देखो अब आपके पास में प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस कैसा है कि इस तरीके से आपके पास में क्या कॉन्वेक्स है और उस तरफ क्या आपके पास में प्लेन है। उल्टा भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, अच्छा वैसे। प्लेन मतलब हाँ हाँ। प्लेन मैटर। ठीक है। अच्छा चलो कोई बात नहीं। अब आपको पता है फॉर्मूला क्या था आपके पास में, 1/f इज इक्वल टू कितना था? आपने अभी थोड़ी पहले लेंस मेकर फॉर्मूला सीखा था, क्या था? माइनस 1 1/f इज इक्वल टू म्यू 2, ये था म्यू माइनस में 1 1/r1 माइनस में 1/r2, ये सीखा था आप लोगों ने। अच्छा अब देखो 1/f आपका ऐसे लिखा रहा, ये आपके पास में म्यू माइनस में 1 लिखा रहा, 1/r1 पहले वाली की रेडियस क्या है? कैपिटल आर है, माइनस साइन। दूसरे वाली की रेडियस क्या है? प्लेन है, तो इन्फिनिटी है, तो नेगेटिव इन्फिनिटी है। नेगेटिव नहीं लिखा कोई बात नहीं, नेगेटिव इन्फिनिटी। इन्फिनिटी का मतलब कितना होता है? 1/∞ 0 होता है, तो 1 फोकल लेंथ इज इक्वल टू कितना बन गई? म्यू माइनस 1/r। तो फोकल लेंथ f कितना बन गई आपके पास? r अपॉन म्यू माइनस 1, ये हमारे पास फोकल लेंथ बन गई। माइनस इन्फिनिटी। अच्छा कन्वेंशन के साथ कन्वेंशन चल सर, रही। लेकिन वो तो राइट साइड पे है ना, माइनस इन्फिनिटी। अच्छा हाँ बिल्कुल ठीक कह रहा है वो, बिल्कुल ठीक कह रहा है। पर उसके जो होता है वो लेफ्ट में कन्वेंशन लेंगे ना उसको। अगर राइट में ये अगर ये कॉन्वेक्स होता, अगर ये कॉन्वेक्स होता तो हम उसको लेफ्ट में मानते हैं, अच्छा हाँ। हम उसको नहीं सर, मतलब प्लेन तो लेफ्ट साइड के लिए है ना। अगर हमारे पास में ये ऐसे सर, होता, राइट साइड। राइट साइड में एक कॉन्वेक्स लेंस होता, हाँ, तो उसकी रेडियस कहाँ मानते हैं आप? लेफ्ट में मानते हैं। कॉन्वेक्स के लिए राइट में। भाई ये कॉन्वेक्स की रेडियस कहाँ पर होगी? राइट में। हाँ ये कॉन्वेक्स होता है, इसकी रेडियस कहाँ पर होती? लेफ्ट में होती। अगर ये आपके पास इस तरीके का होता तो इस वाले पोर्शन की रेडियस कहाँ पर है? यहाँ कहीं पर। इस वाले की रेडियस कहाँ पर है? यहाँ कहीं अच्छा, पर। हाँ हाँ चलो जी, अब हमसे कहते हैं देखो फाइनल फोकल। अगली चीज़ ड्राइव द एक्सप्रेशन फॉर डिस्प्लेसमेंट करंट। देखो ये क्वेश्चन ना बहुत बार पूछा जा रहा है, इसलिए इस क्वेश्चन को मैं डाल दिया। नेक्स्ट क्लास के अंदर ये EMW वेव्स के क्वेश्चन नंबर 18 के मैं दोनों क्वेश्चन आपको कराऊंगा। हाँ कोई बात नहीं, मैं आपको दोनों का नहीं हमें करने कराऊंगा आपको। मैं EMW वेव्स कवर कराता हूँ। 6 मार्क्स के क्वेश्चन पर आ गए। ड्राइव द एक्सप्रेशन फॉर टॉर्क ऑन ए कंसर। एक शीट और दे दो आप। थोड़ा बहुत याद। वो अभी इसमें शायद थोड़ा सा चाहिए क्या? चलो मैम, फिर ना रिदम खराब हो जाएगी, चलो आप वो शीट दे दो। देखो क्वेश्चन नंबर 19 का पहले सेकंड पार्ट कर रहा हूँ, फिर मैं आपको फर्स्ट पार्ट करके दिखाता हूँ। देखो हमसे कहते हैं एक लूप है जिसका एरिया ए इज इक्वल टू कितना है? 0.02 मीटर स्क्वायर, ये इसका एरिया है। उसके अंदर करंट है 5 एम्पियर का, मतलब उसके अंदर करंट फ्लो कर रहा है कितना? 5 एम्पियर का करंट फ्लो कर रहा है। इस प्लेस्ड इन ए मैग्नेटिक फील्ड 0.4 टेस्ला, मतलब मैग्नेटिक फील्ड बी इज इक्वल टू कितना है? उसके अंदर 0.4 टेस्ला क्या मैग्नेटिक फील्ड है। हमसे टॉर्क पूछ रहे हैं, मैक्सिमम टॉर्क पूछ रहे हैं। टॉर्क का फॉर्मूला कितना होता है? NIAB sin phi होता है। आपके पास में टॉर्क अगर आपको मैक्सिमम निकालना हो तो फाई कितना होता है? 90 डिग्री होता है। तो टॉर्क मैक्सिमम कितना बन जाता है? NIAB बन जाता है। नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं पता ही नहीं है, 1 मान लिया आपने। करंट कितना है? 5। एरिया कितना है? 0.02। मैग्नेटिक फील्ड बी कितनी है? 0.4। टॉर्क की यूनिट क्या होती है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। शाबाश, बहुत बढ़िया, वेरी गुड बेटा। न्यूटन मीटर। यूनिट लिखना बहुत ज़रूरी है। मैक्सिमम टॉर्क 5 नंबर का क्वेश्चन है तो मैं 4 में से मतलब 4 काट लूँगा, 1 दूंगा। 6 नंबर मैंने अटेम्प्ट किया है। नहीं, मैंने बस वो नुमाइश जिसने अटेम्प्ट नहीं किया उसको तो -5 मिलेंगे। हाँ हाँ क्या क्या सर? माइनस? और नहीं किया 6 नंबर का क्वेश्चन है, अटेम्प्ट नहीं किया -5। मेरे मार्क्स नेगेटिव में आए। कहता मैं तो मान ही रहा कर हूँ। रहा हूँ मैं जानता। देखो कोई बात नहीं, देखो ड्राइव द एक्सप्रेशन फॉर टॉर्क ऑन ए करंट कैरिंग लूप इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। आपको एक्सप्रेशन निकालना है किसका? टॉर्क का। ठीक है,
एक्सप्रेशन निकालना है टॉर्क करंट के। देखो करंट कैरिंग लूप को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा, कैसा करते थे इस क्वेश्चन को? सबसे पहले आप मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनाओगे। क्वेश्चन 19 का ये पार्ट है। देखो यार, तब मैं आप लोगों से ना चिल्ला चिल्ला के बोलता था कि भाई इनको 5-5 बार कर लो, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बाद में नहीं समझ में आएंगे, भूल जाओगे। और आप आज आप इनको छोड़ रहे हो तो आपको कितनी खुशी मिल रही होगी। मतलब जब इन क्वेश्चन को आप छोड़ रहे होगे तो खुशी तो मिल रही होगी आप लोगों को कि अच्छा हुआ नहीं करे हमने 5 बार। यहाँ भी छोड़ने थे, 5 बार पहले कर लेते तो अभी भी 5 बार करने पड़ेंगे। देखो इधर आपने क्या करा, एक नॉर्मल एन बनाया। देखो बच्चों, मैं कभी भी आपको जो चीज़ आपके काम की है ना, कभी भी उसके अलावा आपको कुछ भी नहीं बोलूँगा। मतलब मैं आपको हमेशा वो चीज़ बताता हूँ जो आपके आने वाले वक्त में काम आनी है और आपको वो अभी कर लेनी चाहिए। लेकिन आपको ये एहसास होता है आने वाले वक्त में कि काश हम इसे पीछे करके आए होते। और आप ऐसे पीछे 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 करते चले जाओगे तो आप कहाँ आगे आ पाओगे आप। मैंने एक गलती कर दी, टॉर्क का निकाला इतना बड़ा डेरिवेशन, लेकिन वो लूप के लिए नहीं था। तो किसके लिए था? वो एक जो और है ना सीधा सीधा बना देते हैं। मैंने बस डायग्राम बनाया। 20 हाँ फोटो इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए। देखो सुनो, अब आपके पास में क्या है, सुनो 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 सुनो। देखो ये P है, ये Q है, ये R है और ये S है। जब आप इसमें टॉर्क निकालने के लिए सबसे पहले आपको फोर्स निकालना पड़ता है। ध्यान समझना, बहुत इंपॉर्टेंट है। करंट को हमेशा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्लो कराना है। रट्टा मारो, याद नहीं रहेगा तो आपने क्या करना है, करंट को हमेशा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कराना है। तो करंट कैसा फ्लो करेगा? एंटी क्लॉकवाइज। ये एंगल हमेशा कितना होगा? देखो ये एंगल आपके पास में मैग्नेटिक फील्ड और नॉर्मल के बीच में एंगल को आप हमेशा फाई लिखना, और मैग्नेटिक फील्ड और कॉइल के बीच में एंगल को आप हमेशा थीटा लिखना। कभी भी गलती नहीं करोगे। 10-10 मिनट में आंसर निकल कर आएंगे। ये पूरा क्वेश्चन आपके पास में बहुत लंबा जाता है, आधा घंटा लगता है। अभी से आप टाइम नोट करना शुरू कर दो, 7 मिनट से ज़्यादा नहीं लगेंगे आपके। सबसे पहले समझो, फोर्स निकाला आपने PQ आर्म के ऊपर। सबसे पहले निकालो फोर्स आप RQ आर्म के ऊपर निकालो। फोर्स निकाला RQ आर्म पर। करंट कितना आपके पास में? I। लेंथ कितनी है आपके पास में? R से लेकर Q, यही तो लेंथ है आपके पास में। मैग्नेटिक फील्ड कितनी है? B। एंगल कितना आपके पास में? sin थीटा। अब आप लॉजिकली समझना, मैग्नेटिक फील्ड कैसी है? ऐसे। करंट क्या है? बाहर की तरफ आ रहा है, तो फोर्स कहाँ लगेगा? अपवर्ड डायरेक्शन में लगेगा, क्योंकि आपने एंटी क्लॉकवाइज बनाया है। मैग्नेटिक फील्ड इधर है, करंट आपका बाहर की तरफ आ रहा है, तो फोर्स हमेशा ऊपर ही लगेगा। कभी भी याद करो, तो फोर्स लगेगा अपवर्ड। तो आप क्या लिखोगे? फोर्स आपके पास में परपेंडिकुलर टू होगा आपके पास में RQ, और कैसा होगा? अपवर्ड होगा। है ना, बताओ। फोर्स आपने निकाला किस पे? SP आर्म के ऊपर। SP आर्म के ऊपर फोर्स क्या होगा? I होगा। RQ की जगह पर SP आ जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड B आ जाएगी, साथ में कितना आ जाएगा आपके पास में? sin थीटा आ जाएगा। तो फोर्स क्या होगा? परपेंडिकुलर होगा SP के। कैसा होगा? उल्टा होगा। कैसा होगा? डाउनवर्ड होगा। मुश्किल है? देखो अब आपने फोर्स निकाला। फोर्स किसके बीच में निकाला? P और Q के बीच में निकाला। P और Q आर्म के ऊपर। रट्टा मार रहा हूँ, बिल्कुल कभी गलती नहीं करोगे। फोर्स PQ आर्म पे निकालो, कितना होगा? करंट होगा I। लेंथ कितनी होगी आपके पास में? PQ। मैग्नेटिक फील्ड कितनी है? B। भाई सीधा सीधा दिख रहा है, दोनों के बीच में एंगल कितना है? 90 डिग्री। एक आपके ऐसे वर्टिकल है और एक आपका हॉरिजॉन्टल है। एंगल हमेशा कितना बनेगा? 90। कोई जरूरत ही नहीं है सोचने की। कितना होगा आपके पास में? sin 90 डिग्री। डायरेक्शन कैसी होगी आपके पास? सोचो। मैग्नेटिक फील्ड कैसे आपके पास? लेफ्ट हैंड रूल यूज़ कर रहे हो। मैग्नेटिक फील्ड कैसी है आपके पास? लेफ्ट से राइट की तरफ। करंट क्या आपके पास? ऊपर की तरफ जा रहा है। करंट वर्टिकल ऊपर जा रहा है। फोर्स कैसा लग रहा होगा? इनवर्ड्स। तो इसके ऊपर फोर्स हमेशा लगेगा इनवर्ड, हमेशा इनवर्ड लग रहा होगा फोर्स। ऐसे करके इनवर्ड दिखा दो तो फोर्स आपका PQ का पे कैसा होगा आपके पास? परपेंडिकुलर टू PQ, और कैसा होगा? इनवर्ड होगा। हाँ ना, बताओ। अब बताओ फोर्स RS आर्म पे कितना होगा? आपने कहा I होगा, RS होगा, मैग्नेटिक फील्ड B होगी, sin 90 डिग्री होगी, परपेंडिकुलर होगा RS के, और कैसा होगा? आउटवर्ड होगा। फोर्स हमेशा कैसा होगा? आउटवर्ड होगा। अब कुछ नहीं सोचना है, आप सीधा सीधा समझो। आपने एक सीधी लाइन ड्रॉ करनी है, ठीक है जी, सीधी लाइन में ड्रॉ करो। और ठीक है, एक लाइन सीधी ड्रॉ करो। ये क्या आपके ऐसे मैग्नेटिक फील्ड B को रिप्रेजेंट करेगी? सुन लो, एक लाइन को ऐसे करके ड्रॉ कर दो। ये क्या आपके पास में R पॉइंट है और ये क्या आपके पास में Q पॉइंट है। इस पर फोर्स लग रहा है Q पॉइंट पर बाहर की तरफ, इस पर फोर्स लग रहा है आपके पास में इधर की तरफ, इस पर अंदर की तरफ लग रहा है, इस पर बाहर की तरफ लग रहा है। ये फोर्स क्या आपके पास में? PQ आर्म। ये पूरी PQ आर्म पे, P पॉइंट पे, Q पॉइंट पे, हर पॉइंट पे फोर्स आपका अंदर लग रहा है। ये R पॉइंट से, R से लेकर S तक, आप R से लेकर S तक कहीं भी चले जाओ, R पॉइंट पे भी बाहर, S पॉइंट पे भी बाहर।
तो आर पे भी और एस पे भी क्या लग रहा है, भार लग रहा है। ये फोर्स पी क्यू है और ये कितना है, फोर्स आपके पास आर एस है। इन दोनों फोर्सेस के ऐसे करके मिला दो, ये एंगल कितना है 90 डिग्री, ये क्या है मैग्नेटिक फील्ड बी कितने एंगल पर है यहाँ से, थीटा, पहले सिखाया था थीटा, तो यहाँ पर भी कितना होगा, थीटा होगा। टॉर्क क्या होता है, टॉर्क होता है फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस किसके बीच में, बिटवीन फोर्सेस। तो देखो ये जो फोर्स है, फोर्स कितना होगा आपके पास, आपने क्या लिखा, आई लिखा, लेंथ क्या लिखी आप लोगों ने, पी क्यू, पी क्यू क्या आपके पास में लेंथ है, तो आपने क्या लिख दिया, पी क्यू लिख दिया। कोई भी चीज़ लिख सकते हो, आर एस भी लिख सकते हो। मैग्नेटिक फील्ड कितनी है, बी है, और साइन 90 डिग्री है, साइन 90 कितना होता है, 1 होता है। परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द फोर्सेस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फोर्सेस के बीच में कितना आपके पास, आर एफ है। मुश्किल है, आप मुझे बताओ इस क्वेश्चन के अंदर मैं आर एम निकालना चाहता हूँ, क्या लगाऊंगा, आर एम क्या है, बेस है, वेरी गुड, ये बेस है, हाइपोटेनस है, आर एम एंगल के सामने परपेंडिकुलर, 90 के सामने हाइपोटेनस, ये क्या बेस है। तो बेस निकालने के लिए लगता है कॉस थीटा, कॉस थीटा कितना होगा, आर एम अपॉन में कितना होगा, आर क्यू, तो आर क्यू इंटू कॉस थीटा इज इक्वल टू कितना होगा आपके पास, आर एम, वैल्यू पुट कर दो। आपने कहा आई बी, ये क्या आपके पास में पी क्यू, साइन 90 कितना होता है आपके पास में 1, आर एम की जगह लिखा आपने आर क्यू, और इंटू कितना आपके पास में कॉस थीटा। देखो आपके पास में आई लिखा रहा, बी लिखा रहा, लेंथ को ब्रेड से मल्टीप्लाई करोगे, अगर कभी पी क्यू को आर क्यू से मल्टीप्लाई करोगे, लेंथ को ब्रेड से मल्टीप्लाई करोगे, क्या बनेगा, एरिया। तो कितना बन गया आपके पास, एरिया बन गया आई ए बी, और साथ में कितना बन गया, कॉस थीटा। थोड़ी देर पहले सिखाया आपको, ये क्या है थीटा, ये कितना है, थीटा और फाई के बीच में एंगल कितना है, सम कितना होगा इनका, 90 डिग्री। थीटा की जगह पे क्या लिख सकते हो, कॉस 90 माइनस फाइव, फॉर्मूला बन गया आई ए बी साइन फाइव, ये हमारे पास में टॉर्क बन गया। क्या मुश्किल है, 7 मिनट से ज़्यादा का डेरिवेशन नहीं है, 3 बार लिख लोगे तो एग्जाम में जाते याद आएगा, इसी ऑर्डर में लिख कर आ जाओ, नंबर उठाओगे पूरे पूरे। देखो 19 के बाद आप आ गए क्वेश्चन नंबर 20 पर। कहते हैं भाई ड्राइव करो आइंस्टाइन की फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। क्या होती है आइंस्टाइन की फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन, इक्वल्स टू एच, करा दिया, पहले बी कराया, पहले बी कराया। देखो आइंस्टाइन की फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन क्या होती है, इक्वल्स टू किनेटिक, E इज इक्वल्स टू एच न्यू, एनर्जी क्या होती है, एच इंटू न्यू, और यही एनर्जी आपके पास में स्पेंड होती है, ये क्या आपके पास में इंसिडेंट, ये क्या आपके पास इंसिडेंट फोटोन है, और ये एनर्जी स्पेंड होती है ऑन किसके ऊपर आपके पास में, इलेक्ट्रॉन। क्यों होती है, बिकॉज इलेक्ट्रॉन क्या करता है, एब्जॉर्ब कर लेता है। कितने फोटोन से एब्जॉर्ब करता है, कितने फोटोन से एब्जॉर्ब करता है इलेक्ट्रॉन, शाबाश। इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब करता है आपके पास में n फोटॉन्स, ठीक है, इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब करता है n फोटॉन्स, जो कि आपके पास में इक्वल होता है क्या, इसकी फ्रीक्वेंसी के ऊपर, इन 1 सेकेंड, 1 सेकेंड में जितने भी फोटॉन गिरते हैं उन सबकी एनर्जी एब्जॉर्ब कर लेता है। और इससे क्या करता है आपके पास में, इलेक्ट्रॉन स्टार्ट मूविंग, इलेक्ट्रॉन स्टार्ट करता है मूव करना, कहाँ पर, टूवर्ड्स द सरफेस, है ना, बताओ, सरफेस के टूवर्ड्स मूव करना स्टार्ट करता है, एंड क्या कर देता है आपके पास में, लीव कर देता है, लीव द सरफेस विद काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी से सरफेस को लीव कर देता है ना, बताओ। तो एनर्जी कितना होगी, एच न्यू, कहाँ पे खर्च होती है, वर्क फंक्शन में, सरफेस तक लाना मतलब वर्क फंक्शन, और प्लस में कितना होगा आपके पास में, हाफ एम वी स्क्वायर होता है। वर्क फंक्शन क्या होता है, एच न्यू नॉट, प्लस में कितना हो गया, हाफ एम वी स्क्वायर हो गया, पहला पार्ट तो यहीं ख़त्म हो गया। न्यू कितना होता है, सी अपॉन लैम्डा होता है, तो एच सी अपॉन लैम्डा नॉट हो गया, प्लस में हाफ एम वी स्क्वायर हो गया, दूसरा पार्ट यहाँ ख़त्म हो गया। आपका जो हाफ एम वी स्क्वायर होता है वो किसके इक्वल होता है, ई वी नॉट, शाबाश, ई इंटू वी नॉट, वी नॉट क्या आपके पास, स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो आपके पास में एच न्यू का फॉर्मूला बन गया एच न्यू नॉट, और प्लस में कितना बन गया, ई इंटू वी नॉट बन गया। क्या मुश्किल है आपके पास, फ्री के नंबर उठाओ आप, 6 नंबर का क्वेश्चन है, कुछ तो लिख कर आओ। बी पर आ गए,
एक लाइट जिसकी वेवलेंथ कितनी है 400 नैनोमीटर, लैम्डा कितना गिवन है, नैनो का मतलब क्या होता है मीटर, फॉल्स ऑन द मेटल सरफेस और वर्क फंक्शन W कितना है, वर्क फंक्शन को किस में कन्वर्ट करते हैं, जूल्स में कन्वर्ट करते हैं। काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन पूछा गया है, कैसे करोगे, सर वो पहले तो hc बाय लैम्डा करेंगे। एनर्जी hc बाय लैम्डा, इक्वेशन क्या होगी hc बाय लैम्डा इज इक्वल्स टू वर्क फंक्शन और प्लस में हाफ एम वी स्क्वायर, हाफ एम वी स्क्वायर काइनेटिक एनर्जी, हमसे सिर्फ काइनेटिक एनर्जी पूछा गया है। एच की वैल्यू क्या होती है 6.626 into 10 to the power minus 6.634 होती है शायद, नहीं 6.626 into 10 to the power minus 30। अच्छा सॉरी हाँ 10⁻34, ये आपके इसमें एच हो गया। सी की वैल्यू क्या होती है, लैम्डा की वैल्यू क्या होती है 400 इंटू 10 की पावर माइनस 9, वर्क फंक्शन कितना है 3.2 इंटू 10 की पावर माइनस 19 और प्लस में कितना होगा काइनेटिक एनर्जी, सॉल्व कर लो काइनेटिक एनर्जी निकल कर आ गई। सर इससे निकल के आ जाएगा ना। हाँ मेरा पता नहीं कुछ गलत कर रहा है। तो बच्चों हाउ वाज द क्लास, कुछ नया सीखने को मिला, यस सर। तो फिर लाइक और सब्सक्राइब करो। सर मेरा सर घूम रहा है। हाँ मैं तुम्हारे से प्रॉब्लम समझ सकता हूँ।